वीडियो की शुरुआत होती है और हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को, जो कि हॉस्पिटल में लेटा हुआ रहता है और उसके बगल में एक फूल रहता है जिसका एक पत्ता कि उसके मुंह पर गिरता है और गिरते ही वो तुरंत से एकदम जाग जाता है और बैठ जाता है। बैठ के काफ़ी ज़ोर ज़ोर से वो सांस लेने लगता है और फिर वो बोलता है, मैं ये कहाँ पे आ गया हूँ। उसके बाद वो अपनी सिचुएशन को थोड़ा समझता है और फिर उसे पता चलता है कि वह सच में फिर से एक बार रिबॉर्न हो चुका है, यानी कि अपने पास्ट में आ चुका है। लेकिन वो तभी बोलता है, नहीं मेरा। उसके बाद वह जैसे ही अपना नीचे का कंबल हटाता है, वो देखता है उसके 2 लेग पीस गायब होते हैं। यह देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुख और काफ़ी ज़्यादा शौक में चला जाता है। फिर वो ढूंढने लगता है और चेक करता है कि अभी आखिर क्या टाइम हो रहा है। तभी कोई लड़की पीछे से उसे आवाज़ देती है भैया की, लेकिन वह वहाँ पे मुड़ के देखता है तो उसे अपनी बहन दिखती है, जो कि उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। खुशी के मारे उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह बोलते हैं कि आखिरकार तुम जगे गए, और दौड़ के जाकर अपने भाई को गले लगा लेती है और बोलती है कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम आखिरकार जग गए हो। फिर वह बोलती है कि जो ड्राइवर ने तुम्हें ठोक कर भागा था, मैं पक्का उसे ढूंढ लूंगी और तुम अपने पैर के बारे में फिक्र मत करो, ये भी जरूर ठीक हो जाएंगे। इसके बाद अपने हीरो को याद आने लगती है और वो बोलता है कि ये सच में 1 साल पहले की बात है, जब मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था और उस टाइम उस कार एक्सीडेंट की वजह से मैं इस देश का सबसे जवान बिलियनर बच्चा था और अपने राइजिंग सन ग्रुप का एकदम मालिक भी था। लेकिन उसके बाद उस एक्सीडेंट की वजह से मैं एक अपाहिज बन गया था। इसके वजह से मैं अपना सारा ध्यान अपने इलाज पे देने लगा। तभी उसके बाद वहाँ पे कोई आता है और उसका नाम लेता है सेंग किंग। तो यार यहाँ पे हमको अपने हीरो का नाम पता चल चुका है, इसके बाद से मैं इसको सेंग बुलाऊंगा। और यार ये जो बोल रहा होता है इसका नाम होता है टियांकाई। फिर वह टियांकाई बोलता है कि भाई यार तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा खाने के लिए लाया हूँ। सेंग उसको गुस्से में देखता है और देखते हुए सोचता है कि मैं इसे अपने भाई की तरह मानता था और इसे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, लेकिन इस एक्सीडेंट का मौके का फ़ायदा उठाकर इसने मेरा जो कंपनी है, यानी कि जो इसका सन इंटरनेशनल ग्रुप है, उसको इससे छीन लिया और इसकी बहन को भी धमकाया कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे भाई का इलाज भी नहीं करवाऊंगा। इसके वजह से उसने इसकी बहन से भी शादी कर लिया। इसके बाद हमें पास्ट एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टियांकाई सेंग की बहन को धमका रहा होता है और सेंग उसके सामने ही बैठा हुआ रहता है और काफी गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, टियांकाई उसे जाने दो। यह सुनकर वह टियांकाई उसको बोलता है कि भौंक क्यों रहे हो, मैं कुत्तों की भौंक को नहीं समझता। और उसके बाद वह उसके सामने उसकी बहन को किस करने लगता है, जिसको बाद उसकी बहन भी रोते हुए बोलती है कि भैया मुझे बचा लो। लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता है, भाई बचाएगा भी कैसे, उसके 2 लेग पीस जो कटे हुए हैं। तो उसके बाद वह रोता हुआ नीचे गिर जाता है और सोचता है कि उस टाइम पे इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। लेकिन फिर बाद में एक गेम आया जिसका नाम था डिवाइन पाथ, और यह गेम सभी देशों के साथ मिलकर पूरे दुनिया में एक साथ लॉन्च हुआ था। और ये बहुत ज़्यादा एक फेमस गेम था क्योंकि इसके अंदर की जो पैसे थी उसको हम लोग असली पैसे के अंदर भी एक्सचेंज कर सकते थे। इसके वजह से ये पूरी दुनिया में बहुत जल्दी फेमस हो गया। लेकिन इसका एक पार्ट था जो कि सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट था, वह ये था कि इस गेम के अंदर तुम्हें जो भी पावर मिलते हैं उसको तुम असलियत में भी लेकर आ सकते हो। ये गेम मेरा बेस्ट चांस होना चाहिए था अपने ज़िंदगी को बदलने के लिए, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, जिसके वजह से मैं गेम के शुरुआत में ज़्यादा अच्छी चीज़ों को नहीं ले पाया और मेरा उस टाइम पे कुछ नहीं हो पाया। मैं हमेशा के लिए एक उसके अंदर एक मीडियोक्रिटी ही बनकर रह गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था जिससे मैं उस टियांकाई के साथ लड़ सकता था। लेकिन उस कुत्ते ने जो पैसा एक बार मेरा हुआ करता था उसको गेम के अंदर पागल की तरह उड़ाए, बहुत सारे पैसे लगाए और उस गेम के अंदर उसने बहुत सारे अच्छे चीज़ों को खरीद लिया। इसकी वजह से वह इतना ऊंचा बन चुका था कि उसे अब कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। लेकिन वह सब मेरा होना चाहिए था, वह सब मेरा था। इसके बाद हमको टियांकाई को दिखाया जाता है जो कि अपने हीरो से बोल रहा होता है कि क्या तुमने मुझे उतनी दूर से यहाँ तक इसलिए बुलाया है ताकि तुम अब मुझे अपना ये कुत्ते जैसा घर को दिखा सको, और तुम्हें ऐसा तो सच में नहीं न लगता कि तुम मुझे ये बम से भरा हुआ घर में बुलाकर मार सकते हो। और हम पीछे देखते हैं कि उस कमरे के अंदर चारों तरफ बहुत सारे बम लगे हुए रहते हैं। सेंग बोलता है, चलो ठीक है तो एक बार कोशिश करके देखते हैं कमीने, मैं और तुम दोनों एक साथ मरेंगे। जिसके बाद वो बम का स्विच दबा देता है। उसके स्विच के दबाते ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाका होने के बाद हमको फिर से सेंग को दिखाया जाता है जिसका आधा बॉडी गायब रहता है, बस उसका आधा बॉडी बचा हुआ रहता है और उसके बस अब एक बॉडी के अंदर आखिरी सांस ही बची हुई रहती है। तभी टियांकाई की आवाज़ आती है कि यार तुम फालतू में ऐसी मेहनत क्यों कर रहे हो। उसे जिंदा देखकर सेंग की एकदम होशो आवाज़ उड़ जाती है। वह सोचता है कि
कि यार ये अभी तक कमीना जिंदा है। लेकिन तभी फिर से टियांकाई बोलता है कि मुझे डिवाइन पाथ गेम के अंदर से जो पावर मिली है वो इतनी ज़्यादा है कि ये सारे बम मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। फिर टियांकाई उसके थोड़े पास जाता है और जाके बोलता है कि इससे पहले तुम सच में मर जा, उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे जो पैर हैं और तुम्हारे जो माँ बाप मरे थे वो सारा मेरा ही करा हुआ था, मैंने ही वो सारे चीज़ों को किया था। और मज़े की बात जानते हो क्या है? तो तुम्हारा ये सेंग फैमिली है, इसका जो लास्ट ब्लड लाइन होने वाला है, मतलब तुम्हारा जो लास्ट वारिस होगा उसके ऊपर मेरा सरनेम होगा। और यह बोलकर वो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। ये सारी बात सुनने के बाद जो सेंग रहता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मन में ही बोलता है, कमीने, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। जिसके बाद वो फाइनली वहाँ पे मर जाता है। जिसके बाद हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो हमारा हीरो है वो सोच रहा रहता है कि अभी तो मुझे नहीं पता कि मैं फिर से रिबॉर्न यानी कि मैं फिर से यहाँ पे जिंदा कैसे हो चुका हूँ, लेकिन ये जिंदगी में आने वाला सिर्फ एक ही ऐसा मौका है। उसकी बहन बहुत ज़्यादा रो रही होती है। जिसके बाद वह बोलता है कि अब तुम चुप हो जाओ वरना अब मैं तुम पे हंसना शुरू कर दूंगा। और फिर वह मन में सोचता है कि इस बार मैं अपनी बहन को जरूर बचाऊंगा और अपने माता पिता के इतने मेहनत से कमाए हुए पैसों को भी जरूर से बचाऊंगा। फिर उसकी बहन अपना रोना थोड़ा कम करती है और बोलती है कि ठीक है अब मैं नहीं रोऊंगी। और फिर वह मन में सोचता है कि इसके अलावा मैं वह उस कुत्ते टियांकाई को एकदम पीस पीस के अंदर चीर डालूंगा। लेकिन अभी मैं पहले ही अपाई हो चुका हूँ, तो मैं आखिर अभी के टाइम पे चीज़ों को कैसे बदल सकता हूँ। फिर उसके याद आता है डिवाइन पाथ के बारे में और वह सोचता है कि अरे हाँ, डिवाइन पाथ जो गेम है मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि लोगों को 1 महीने के बाद पता चलेगा कि ये जो डिवाइन पाथ गेम है ये असलियत को भी इफेक्ट कर सकता है। और यह गेम अभी अभी लॉन्च हुआ है तो मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ, ये मेरा सबसे बेस्ट चांस होगा। अभी मेरा पैसा फ्रोजन नहीं हुआ यानी कि अभी उसका पैसा बंद नहीं हुआ है, तो यह उसका सबसे ज़्यादा अच्छा चांस होने वाला है। और ये सारी बातें वह थोड़े गुस्से वाला मुंह करके सोच रहा था। उसकी बहन उसको देखकर बोलती है कि तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है अपने पैर की वजह से? लेकिन सेंग अपनी सोच में ही अभी पड़ा हुआ रहता है और सोचता है कि मुझे तुरंत अभी के अभी एक्शन लेना होगा। फिर उसकी बहन उसको बोलती है कि रुक जा, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुला लाती हूँ। लेकिन वह अपनी बहन को रोक लेता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक बहुत ही अर्जेंट काम करो। उसकी बहन थोड़ा सोचती है और पूछती है कि आखिर ऐसा क्या बात है। फिर वह बोलता है कि मेरी मदद करो एक गेमिंग पॉड खरीदने के लिए, डिवाइन पाथ का गेमिंग पॉड। और यार जैसे हम लोग अपना गेम फ़ोन के अंदर खेलते हैं वैसे ही ऐसे जो रियलिटी वाले गेम होते हैं ये मानवा के अंदर कोई गेमिंग पॉड होता है जिसके अंदर ये लोग सो कर खेलते हैं। तो यार ये उसी की बात कर रहा है। उसकी बहन थोड़ी सोच में पड़ जाती है और बोलती है क्या गेमिंग पॉड? तभी वहाँ से टियांकाई आता है और बोलता है कि यार तुम्हें गेमिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कब से होने लगा? तभी उसके बाद उसकी बहन उसकी तरफ देखने लगती है और बोलते कि ब्रदर साहब तुम भी यहाँ पर हो। फिर टियांकाई थोड़ा मुंह बनाकर बोलता है कि अगर तुम्हें गेम खेलने की लत लग जाती है तो हमारे कंपनी का क्या होगा? सेंग अपने मन में ये सोचता है कि ये अभी से ही मेरा टेस्ट ले रहा है। सेंग बोलता है मैं पहले ही एक अपाहिज हूँ, अब मैं गेम खेलने के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ। उसकी बहन ये बात सुनकर उसके बारे में थोड़ा फिक्र करने लगती है। लेकिन हम टियांकाई को देखते हैं जो कि अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। टियांकाई बोलता है कि जो डिवाइन पाथ गेम है वो अभी अभी रिलीज़ हुआ है और उसके जो गेमिंग पॉड्स है उसके सिर्फ अभी तक 100 यूनिट्स ही बने हुए हैं। तो मुझे ऐसा डर है कि अगर हम उसे ख़रीदना चाहते हैं तो हमें 300 मिलियन पैसे उसको देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद जो अपना सेंग रहता है थोड़ा गुस्से में रहता है लेकिन कंट्रोल करता है उसको और बोलता है कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा कंपनी का पैसा अभी भी मेरे पास है ना, अगर मुझे इसके लिए 30 बिलियन भी पैसे देने पड़े तो भी मैं दूंगा। उसकी बहन उसे ऐसा देखकर बोलती है कि भाई ऐसा मत कहो। और जो टियांकाई रहता है वह बोलता है कि ठीक है भाई फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। टियांकाई सोचता है बहुत अच्छे, तुम बस ऐसे ही गेम खेलते रहो, मेरे लिए और आसान हो जाएगा तुम्हारी कंपनी को छीनना। और फिर उसके बाद वह बोलता है कि ठीक है भाई तुम अपने गेम के मजे लो, अब मैं चलता हूँ और तुम फिक्र बिल्कुल ही मत करो क्योंकि लिटिल टोंग और मैं मिलकर ये कंपनी को आराम से संभाल लेंगे। और ये यहाँ पर हमको पता चलता है कि जो अपने मेन कैरेक्टर का बहन है उसकी नाम टोंग है। टियांकाई ये सब बोलकर टोंग को छूने ही वाला होता है कि जो सेंग है अपनी बहन को खींच लेता है अपनी तरफ और बोलता है कि मैं चाहता हूं कि टोंग आज मेरे साथ ही रहे, मैं उसके साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहता हूं। और वह उसके बाद टियांकाई को थोड़े गुस्से से देखता हुआ सोचता है कि तुम अपने इस गंदे हाथों से मेरी बहन को छूना चाहते हो मेरे मरे हुए शरीर के ऊपर से। सेंग का ऐसा चेहरा देखकर टियांकाई थोड़ा सा पीछे हट जाता है और बोलता है ठीक है ठीक है। उसके बाद वह कमरे से बाहर निकल जाता है और थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुकता है। फिर उसके बाद वह खिड़की से अंदर से उन दोनों भाई बहन को बहुत ही गुस्से से देखने लगता
लगता है और बोलता है कि वह बेकार का किलर, इसको वो एक्सीडेंट में एक बार में मार भी नहीं पाया। फिर वह जाने लगता है और जाते जाते बोलता है कि अगली बार मैं एक टैंकर ट्रक का इस्तेमाल करता हूँ, फिर देखता हूँ कि आखिर तुम कैसे नहीं मरते। इसके बाद हम सेंग को देखते जो कि अपनी बहन से बोलता है कि मेरे सारे पैसे को मेरे गेम के अंदर डाल दो। फिर उसकी बहन थोड़ा सोचने लगती है और बोलती है कि ऐसा क्यों। फिर वह बोलता है कि हाँ, और अपने कंपनी के सारे स्टॉक्स भी बेच डालो। फिर उसके बाद वह बोलती है कि कहीं तुम बीमार उमार तो नहीं ना हो गए हो। सेंग बोलता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, बस इस बार मुझे एक बड़ी चाल चलने की जरूरत है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि सेंग गेमिंग पॉड के अंदर बैठा हुआ रहता है और हमें पता चलता है कि ये गेमिंग पॉड उसने खरीदा है 500 मिलियन में। इसके बाद वह गेम में बैठने के बाद रेडी हो जाता है और बोलता है कि डिवाइन पाथ, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद हमें एक एक्टिवेट का सिस्टम दिखाया जाता है, जिसके बाद जो सेंग रहता है उस गेम के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो गेम के अंदर लैंडिंग करता है उसे अपने पैर देखने को मिलते हैं, जिससे देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश रहता है। वह उसको अपने पैर देखकर खुश रहता है और बोलता है कि मेरा ये जो पैर है यह बिल्कुल असली की तरह ही महसूस हो रहा है। इसके बाद जो गेम का सिस्टम रहता है वह उससे बोलता है कि अपना नाम लिखने के लिए, और वह अपना नाम लिखता है चाओ जीयू वांग। तो यार इसके बाद से इसके अंदर हम गेम के अंदर इसको बोलेंगे चाओ। इसके बाद हमें देखने को मिलता है बहुत बड़े बड़े स्टैचू, जिसके अंदर वॉरियर के, असासिन के, मेज के, विजर्ड के, अलग अलग क्लास के मतलब वहाँ पे स्टैचू बने हुए रहते हैं। और फिर जो गेम का सिस्टम रहता है चाओ से पूछता है कि अब तुम अपना क्लास चूज करो, तुम्हें कौन सा क्लास चाहिए। बिल्कुल मेरे पिछले जिंदगी के तरह ही मुझे यहाँ से कोई भी ना कोई एक क्लास को चूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें काफ़ी सारे क्लास के ऑप्शन दिखाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं। वॉरियर रहता है, असासिन, मेज, आर्चरर, उसके अलावा समनर, प्रीस्ट और रेंजर, ऐसे काफ़ी सारे क्लास उसके पास ऑप्शन रहते हैं। और मैं अपना पिछले वाला क्लास ही चूज़ करूँगा जिसे मैं सबसे अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इसके बाद हमें एक क्लास को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एक तीर धनुष लेकर पकड़ा हुआ रहता है, और हमें पता चलता है कि उसने जो क्लास चूज़ करी है वह है रेंजर का क्लास। चाओ बहुत ही ज़्यादा खुशी से बोलता है कि सब कुछ मेरे पिछले ज़िंदगी की तरह ही चल रहा है, चलो अब अगली बारी है। वह इतना बोलता है कि उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि आप हमारे गेमिंग पॉड के एक VIP मेंबर हैं, इसलिए आपको एक स्पेशल रिवार्ड मिलेगा। स्पेशल रिवार्ड में उसे एल्फ ब्लड लाइन मिलता है। इसके बाद हमें एल्फ ब्लड लाइन का इफेक्ट बताया जाता है, जिसमें उसको 10% एक्यूरेसी बढ़ जाती है, 10% क्रिटिकल रेट बढ़ जाते हैं, 10% इवेजन बढ़ जाती है और 15% मूवमेंट स्पीड बढ़ जाती है, जो कि यार काफ़ी सही रिवार्ड है इसके लिए। इसके अलावा उसे एक स्किल बुक भी मिलता है जो कि होता है वीकनेस डिस्ट्रक्शन का, यानी कि अगर उसे कोई भी इनेमी मिलता है तो उसका अगर वो वीकनेस पर अटैक करता है तो अगर इसका जितना भी डैमेज होगा उसका वो डबल डैमेज देगा। चाओ ये सब देख के बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि बिल्कुल मेरे पिछले ज़िंदगी की तरह मैंने पिछले ज़िंदगी में ये वाले स्किल को बहुत ही अच्छे तरीके से मास्टर कर लिया था। फिर उसके बाद इसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसको एक और रिवार्ड मिलता है, जिसको अंदर उसको एक स्पेशल चेस्ट मिलता है। इस बॉक्स को देखकर चाओ थोड़ा शौक हो जाता है और बोलता है कि रुको, ये पिछली बार तो नहीं था। फिर उस चेस्ट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए वो बोलता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टैलेंट एबिलिटी है वह जरूर इसके अंदर ही होगा। लेकिन जैसे ही चाओ ट्रेजर बॉक्स को खोलने जाता है उसके अंदर से एक मैसेज आती है कि यह एक बहुत ही अच्छा रिवार्ड है, इसके अंदर बहुत अच्छा चीज़ है, अगर तुम इसे खोलना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें 50 मिलियन कॉइन को सबसे पहले इसके अंदर रिचार्ज करना होगा। तो फिर वह देखकर थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है क्या 50 मिलियन, और वह हमको बताता है कि 50 मिलियन गोल्ड कॉइन का मतलब हुआ कि असली ज़िंदगी में 500 मिलियन RMB। और यार ये जो RMB बात कर रहा है ये असल में चाइनीज पैसे की बात कर रहा है। चाओ इतने सारे पैसों को देखकर थोड़ा सा सोचता है और बोलता है जल्दी से रिचार्ज करो, क्योंकि अगर मैं अभी रिचार्ज नहीं करूंगा तो वो कमीना बाद में मेरे सारे पैसे ले ही लेगा, तो जल्दी से रिचार्ज करो। इसके बाद वह बताता है कि टैलेंट एक रैंडम एट्रीब्यूट होता है जो कि सभी प्लेयर को कोई ना कोई हमेशा मिल ही जाता है, और ऐसा कहा जाता था कि जो प्लेयर जितना जल्दी गेम के अंदर लॉग इन करके अपना टैलेंट लेता है उसका टैलेंट उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है। मेरे पिछले ज़िंदगी के अंदर मुझे एक ब्लीडिंग का टैलेंट मिला था जिसने मेरे हर फाइट के अंदर मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी। और क्योंकि हमारा चाओ अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा अमीर है, इसलिए वह सिर्फ 50 मिलियन गोल्ड की जगह पर 500 मिलियन गोल्ड का गेम के अंदर रिचार्ज कर लेता है और बोलता है कि इस बार मुझे अपने पिछले वाले ज़िंदगी से कुछ अच्छा मिलना चाहिए। इसके बाद वह बॉक्स को खोलता है और बॉक्स को खोलते ही उसके
अंदर से बहुत ज़्यादा ही गोल्डन लाइट निकलने लगती है, जिसे देखकर वह चौंक जाता है और बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्या तुम मुझे मजाक कर रहे हो। उसके बाद हमको दिखाया जाता है उसको टैलेंट मिलता है जो कि होता है इवॉल्व एवरीथिंग। वह देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि क्या गेम के अंदर ऐसा भी कोई टैलेंट है। फिर वह देखता है कि जो उसका टैलेंट रहता है वह डिवाइन रैंक का रहता है और वह देखकर काफ़ी ज़्यादा उसको खुश हो जाता है और उसके बाद वह चेक करता है कि आखिर इसके टैलेंट के डिटेल्स क्या हैं। वह डिटेल देखता है तो उसे पता चलता है कि इसके टैलेंट में दो एबिलिटी रहती है। पहली रहती है कि अगर ये किसी भी मॉन्स्टर को मारता है तो उसके अंदर से जो ड्रॉप गिरते हैं उसका जो भी आइटम का रैंक होगा वो ऑटोमेटिक उसका एक लेवल बढ़ जाएगा और 5% चांस रहेगा कि वह 2 लेवल से बढ़ जाए। उसके अलावा उसका जो दूसरा टैलेंट रहता है उस टैलेंट से वह अपने हिसाब से अपने किसी भी कोई भी वेपन को, अपने स्किल को, अपने किसी भी जेम को 2 लेवल से ऑटोमेटिक अपडेट कर सकता है, यानी कि उसका 2 रैंक बढ़ा सकता है। और उसके पास कुछ और भी चांस है जिसकी वजह से उसका 3 रैंक भी बढ़ सकता है। लेकिन ये वाले टैलेंट को वह 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता है। वह अपने टैलेंट के डिटेल पढ़कर पहले तो शॉक हो जाता है, उसे विश्वास ही नहीं होता, लेकिन फिर धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और खुशी होकर वह अपना ऊपर हाथ उठा लेता है और बोलता है कि ये टैलेंट तो सच में पूरे गेम को बदल के रख देगा। जब सब लोग मॉन्स्टर मारने के बाद सिर्फ ब्रोंज और सिल्वर का ही आइटम ड्रॉप करेंगे, उनके जगह पर मैं सिल्वर या फिर गोल्ड का आइटम ड्रॉप करूंगा या फिर उससे कोई अच्छा रैंक का भी ड्रॉप कर सकता हूँ। ये मेरा 500 मिलियन जो पैसा था ये एकदम पैसा वसूल वाला डील था। इसके मदद से मैं सबको अपने पैरों के नीचे कुचल सकता हूँ। चलो मैं ऐसे ही थोड़ा देर के लिए गेम के अंदर चलता हूँ, कुछ मॉन्स्टर को मारकर और अपने स्किल का पावर चेक करता हूँ कि आखिर ये कैसे आइटम्स को ड्रॉप करता है। फिर उसे अपने दूसरे स्किल के बारे में याद आता है और बोलता है कि रुको, मैं ये स्किल को तो सिर्फ 24 घंटा में एक ही बार यूज कर सकता हूँ ना। वह 24 घंटे के कूलडाउन को देखकर थोड़ा डिसअपॉइंट होता है और बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि मैं फर्स्ट चीज जो इवॉल्व करूँगा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। ठीक है, अब जब सारी तैयारी हो चुकी है तो चलो अब चलते हैं। फिर उसके बाद वह गेम से वहाँ से निकलने लगता है और उसके बाद उसका जो गेम रहता है, मतलब जो उसका मेन गेम रहता है, उसका इंटरेस्ट ओपन होने लगता है। जिसके बाद वह बोलता है कि अब टाइम है मेरे ज़िंदगी बदलने का, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंस में वहाँ से चलने लगता है और फाइनली पोर्टल के अंदर जाता है, जिसके बाद वो मेन गेम के अंदर एंटर हो जाता है। इसके बाद हमको गेम का बिगिनर विलेज दिखाया जाता है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई रहती है। वहाँ पर वह जब जाता है तो बोलता है नहीं, मुझे तो लगता था कि मैं इस गेम के अंदर सबसे पहला होऊंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं। इसके बाद हमको 2 बंदों को दिखाया जाता है जो कि एक मुर्गी के पीछे पड़े हुए रहते हैं। बोलते हैं उसे कि रुक जाओ, मुझे अपना जल्दी से एक्सपीरियंस पॉइंट दे दो। उसके बाद हमको दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर पीछे 2 और लोग रहते हैं जो कि सुनते और बोलते हैं क्या मुर्गी को मारने पे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रही है, वो भी एकदम 80 की स्पीड से जाते हैं मुर्गी को मारने के लिए। अपना जो हीरो रहता है वहाँ पे देखता है उनको और बोलता है कि दोस्तों क्या तुम्हें बस एक वही मिल रहा है मारने के लिए, अगर मैं उनका मजाक उड़ाता हूँ तो इसमें मेरा ही टाइम वेस्ट होगा। अभी मुझे हर एक सेकंड का इस्तेमाल करना होगा ताकि मैं अपने गोल को पूरा कर सकूं। और बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली उस मुर्गी को मार देते हैं, जिससे उनको मुर्गी का मीट भी मिल जाता है और थोड़े बहुत एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल जाते हैं। और चाहो जाते जाते फिर बोलता है कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, जैसे कि इस न्यूबी जोन बॉस को मारना और उसका फर्स्ट किल का रिवार्ड लेना। वह विलेज से बाहर निकल जाता है, तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि अब आप जंगली जानवरों के एरिया में आने वाले हो, तो आप बिल्कुल सावधान रहना। वह बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ आगे खतरा है, लेकिन मुझे अभी जाकर जल्दी से कुछ मॉन्स्टर्स को मारना होगा और लेवल अप करना होगा, और ख़ास करके मुझे उस बॉस को मारना होगा और वो भी सबसे पहले मारना होगा ताकि मुझे फर्स्ट किल का एक्स्ट्रा रिवार्ड मिल पाए। मैं इसे किसी और को चुराने नहीं दे सकता। लेकिन वह मन में सोचता है कि अंदर जाने से पहले मुझे तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। फिर वह अपना इन्वेंट्री यानी अपने बैग में चेक करता है क्या क्या है, लेकिन वह देखकर बहुत ज़्यादा मतलब उसे बुरे नज़र से देखता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक बिगनर का बो ही रहता है और एक क्लॉथ आर्मर रहता है एकदम घटिया क्वालिटी का। चाह बोलता है ये दोनों चीज़ तो कचरा है, इसे इवॉल्व करने का भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो इवॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह अपने टैलेंट को हर दिन एक बार यूज़ कर सकता है। अगर वह अभी नहीं यूज़ करेगा तो वो अगले दिन मतलब उसका एक टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। इसलिए वह सोचता है कि ऐसा मैं क्या इवॉल्व कर सकता हूँ कि जो आगे चल कर भी मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हो और जिसका वैल्यू ज़्यादा है इवॉल्व करने के लिए। और वह सोचते सोचते उसके
दिमाग में एक बहुत मस्त आइडिया आता है। इसके बाद वो अपना टैलेंट को एक्टिवेट करता है और खुद के ऊपर ही रख लेता है और वह बोलता है कि जो उसका एल्फ ब्लड लाइन वाला टैलेंट है उसको इवॉल्व करने का। जिसके बाद उसके पीछे एक एल्फ का पिक्चर बन जाता है और वह थोड़ा चेंज होने लगता है। उसके ऊपर एक मुकुट आ जाता है, उसके और भी कपड़े थोड़े बहुत चेंज होने लगते हैं और फाइनली जो उसका टैलेंट है वह उसका इवोल्यूशन एकदम सक्सेस हो जाता है। उसका एल्फ ब्लड लाइन इवॉल्व होकर बन जाता है एल्फ किंग का ब्लड लाइन, जिसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका जो एक्यूरेसी, अटैक स्पीड, क्रिटिकल रेट या हिट रेट जो भी होते हैं वह पहले 10% थे लेकिन अब वो 50% हो जाते हैं और मूवमेंट स्पीड जो कि सिर्फ 15% था वो अब 100% बढ़ जाता है। उसके अलावा उसे एडिशनल 2 और टैलेंट मिल जाते हैं, जिसमें से एक रहता है लाइफ फोर्स, जिसकी वजह से जो उसका हेल्थ पॉइंट रहता है यानी कि जो उसका HP रहता है वह 1000 हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही उसका हेल्थ बढ़ जाता है। फिर उसके अलावा उसको एक अटैकिंग स्किल भी मिलता है, जिसकी वजह से वह जब अभी अपना मतलब यार वो जब तीसरा अटैक करेगा तो उसका तीसरा अटैक पक्का है कि क्रिटिकल हिट लगेगा, यानी कि डैमेज बहुत ज़्यादा देगा। यह देखकर चाव बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ऑसम, यह तो सच ही मेरे ब्लड लाइन के टैलेंट को इवॉल्व कर सकता है। इसकी वजह से अब मैं ये न्यूबी जोन के अंदर आराम से अकेले ही मॉन्स्टर्स की ग्राइंडिंग कर सकता हूँ, अपना लेवल बढ़ा सकता हूँ और मुझे इसमें बिल्कुल भी अब प्रॉब्लम नहीं होगा। वह यह सब बोल ही रहा होता है कि बगल से उसे एक भेड़िए की आवाज़ आती है और वह सोचता है कि ये भेड़िए की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि एक भेड़िया रहता है लेवल 2 का, जो कि थोड़ा इंजर्ड रहता है। उसके सामने कुछ प्लेयर्स रहते हैं जो कि उसका शिकार करने के लिए आए हुए रहते हैं और बोलते हैं कि इस बार तुम नहीं भाग पाओगे। उन लोगों में से पहला प्लेयर बोलता है कि जैसे ही तुम मर जाओगे हमारा एक लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा बोलता है कि बस अब आराम से तुम मर जाओ। और फिर हम देखते हैं कि जो अपना हीरो रहता है वह भेड़िए के पीछे वाली पेड़ के पीछे छुपकर सारे चीज़ों को देख रहा होता है। चाओ सोचता है कि ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा समझदार है, क्योंकि इन्होंने पहले ही अपना एक टीम बना लिया और टीम बनाकर यह मॉन्स्टर्स की हंटिंग कर रहे हैं। वो बात अलग है कि अगर टीम बना के हंटिंग करो तो जो एक्सपीरियंस पॉइंट रहते हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं और जो ड्रॉप रहता है वो भी थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इसके वजह से सेफ्टी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता और वो लोग आसानी से इसको हंट कर सकते हैं। लेकिन बस मुश्किल की बात यह है कि इनको थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी है। इसके बाद हम उन प्लेयर्स के टीम के एक लड़की को देखते हैं जो कि पीछे घूमती है और थोड़ा डरते हुए कहती है दोस्तों। और फिर हमारा हीरो अपना लाइन को पूरा करता है, बोलता है क्योंकि जो भेड़िए रहते हैं वो हमेशा झुंड में ही रहते हैं। और फिर वह लड़की पूरी बात बोलती है कि दोस्तों हम लोग घिर चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उनको चारों तरफ से बहुत सारे भेड़िया घेर लेते हैं और घेरने के बाद उनके ऊपर हमला कर देते हैं। हमला करते ही वो सभी लोग रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कोई बचाओ कोई बचाओ। एक तो बोलता है कि भले इस गेम के अंदर हम असली में नहीं मरेंगे, लेकिन यार ये जो दर्द हो रहा है ये एकदम असली की तरह है। और वो भी रो रहा होता है, जो लड़की रहती है वो भी रो रही होती है। वह बोलते हैं कि भाई यार कोई तो बचा लो, लेकिन उसका जो भाई रहता है वो खुद रो रहा होता है, क्योंकि उसको खुद को ही चारों तरफ से भेड़िया घेर कर मार रहे होते हैं। और बोलता है कि चलो ठीक है अब हम सब लोग मिलते हैं फिर से रिस्पॉन पॉइंट पर। लेकिन चाव काफ़ी ज़्यादा समझदार होता है, वह पीछे से ही इस मौके का फ़ायदा उठाता है और बहुत ही स्टाइल में अपने तीर धनुष को निकालता है और उसके बाद अपना तीर चला देता है। उसका तीर सीधा जाकर एक भेड़िए का हेडशॉट लगता है और वो वहीं पे मर जाता है। इसकी वजह से चाव का भी लेवल अप हो जाता है, वो लेवल 1 से लेवल 2 पे चला जाता है और एल्फ किंग का जो ब्लड लाइन था उसके वजह से उसको 100 और एक्स्ट्रा HP मिल जाती है। उसके अलावा उसे 10 मैजिक पॉइंट भी मिलते हैं और 5 फ्री के स्टैट पॉइंट्स भी मिलते हैं। स्टैट पॉइंट्स के अलावा उसे उस वुल्फ का मीट भी मिल जाता है, जिसका पावर रहता है कि अगर वह इसको खाता है तो उसका जो हेल्थ रहता है वह जल्दी जल्दी फुल होने लगेगा। वह इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी जो बाकी के भेड़िए रहते हैं अपने हीरो को नोटिस कर लेते हैं और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। फिर सभी के सभी भेड़िए मिलकर चले जाते हैं चाव के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन चाव उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता है और बोलता है कि अभी तो मैंने बस अपना डैमेज ही चेक किया है, अब बारी है दूसरे चीज़ों को चेक करने का। जिसके बाद वो अपने एल्फ ब्लड लाइन के टैलेंट का इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से उसका जो स्पीड रहता है वो 2 गुना हो जाता है और फिर वो वहाँ से एकदम स्पीड में भागना शुरू कर देता है। दूसरे के भेड़िए जो रहते हैं उसे छू भी नहीं पाते हैं। चाव बहुत ही तेज में भाग के उनसे आगे निकल जाता है और भागते भागते सोचता है कि इस टैलेंट की वजह से मेरा जो सिर्फ डैमेज ही नहीं बढ़ा है बल्कि मेरा जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और मैं एक आर्चरर हूँ, यानी कि वो एक रेंजर है जो कि एक आर्चरर की तरह ही होता है। तो वो बोलता है कि इसके लिए स्पीड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इसका टैलेंट बहुत ज़्यादा काम आता है। इसके वजह से जो इसका ये जो मतलब काम है, यानी कि जो इसका आर्चरर का काम है ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। और फिर वह पीछे की तरफ घूम के बोलता है भेड़ियों से कि क्या हुआ, मुझे नहीं पकड़ सकते ना, हैं
उसके बाद वो पीछे घूम के देखता है लेकिन वहाँ पे कोई भी भेड़िए नहीं रहते, तो वो एकदम से वहाँ पे रुक जाता है और वो देखता है कि सभी भेड़िए वहाँ पे पीछे एक तरफ ही रुके हुए रहते हैं। वह भेड़ियों की तरफ देखकर बोलता है कि क्या हुआ, तुम लोग मुझे पकड़ना क्यों बंद कर दिए। और फिर हम भेड़ियों को देखते हैं जो कि थोड़े डरे हुए रहते हैं। फिर उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि तुम भैंसों के एरिया में अब आ चुके हो। और फिर वह बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैं कोई एक हाई लेवल के एरिया में आ गया हूँ। और फिर उसके पीछे की तरफ हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे भैंस रहते हैं और वो भैंस देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखते हैं। भैंसों को देखकर भेड़िए डर जाते हैं और धुम दबाकर अपने इलाके की तरफ निकल लेते हैं। इसके बाद चाव बोलता है कि अगर मुझे सही से याद है तो मुझे लगता है कि ये जो भैंसों का इलाका है ये लगभग लेवल 5 के मतलब आसपास का होगा, यानी कि यहाँ पे लेवल 5 के मॉन्स्टर्स होंगे। तभी उसके पीछे एक लड़की आती है और बोलती है, हे हैंडसम। यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि एक लड़की रहती है अपने 2 साथियों के साथ, जिसमें से एक वॉरियर दिखता है और एक देखकर लग रहा है कि मेज है। वो लड़की चाव को इन्वाइट करती है, पूछती है कि क्या तुम हमारे पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगे। वह उसको बताती है कि जब से सर्वर ओपन हुआ है ऐसा लगता है कि हम पहले होने चाहिए जो कि यहाँ पर आए हैं और हम अभी ये भैंसों को मारने का तैयारी कर रहे हैं, तो क्या तुम हमारे साथ हमारे पार्टी में आना चाहोगे। तभी एक सुअर के मुंह वाला साइड कैरेक्टर बोलता है कि रुक जाओ, हमें बस ऐसे ही कोई आकर ज्वाइन नहीं कर सकता है। ये अगर हमारे साथ आता है तो ये बस हमारा फ्री का एक्सपीरियंस लेगा और हमें और पीछे रखेगा। चाव उसकी बात सुनता है तो उसको देखने लगता है कि अबे ये क्या बोल रहा है सुअर की शक्ल वाला। उसके बाद वह उनको बोलता है कि ठीक है तुम लोग यहाँ पे ग्राइंडिंग करते रहो, मैं दूसरी जगह पे जा रहा हूँ। और वो एकदम स्टाइल में वहाँ से जाने लगता है। तभी नीला बाल वाला बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन चाव उसे बोलता है कि यहाँ पर ये बस जंगली भैंसों को मारना मेरे लिए उतना अच्छा नहीं है, ये मेरा ज़्यादा लेवल अप नहीं कर सकते हैं और वैसे भी मैं अकेला ही हंट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ब्लू वाल वाला बंदा बोलता है कि तुम जहाँ पे जा रहे हो वो इलाका यहाँ से भी और भी ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ पर अगर तुम जाओगे तो बिल्कुल नहीं बच पाओगे, वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। फिर जो सुअर के मुँह वाला रहता है वो भी बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है अगर तुम मर जाओगे तो उसकी पेनल्टी क्या होती है। चाव बोलता है कि मैं नहीं जानता, मैं बस एक लो लेवल का नूब हूँ जो अभी तक मरा ही नहीं, क्या तुम मुझे थोड़ा बताना चाहोगे बुढ़ाऊ। ब्लू वाल वाला बोलता है कि सबसे पहले तो अगर तुम मर जाते तुम्हारे पास जितना भी गोल्ड है वो सारा चले जाएगा, तुम्हारा जितना भी इक्विपमेंट है वो सारा डैमेज हो जाएगा, और उससे भी ज़्यादा जानते हो क्या, भले ये गेम है लेकिन अगर तुम मरते हो तो जो दर्द होगा और जो उससे तुम्हें दुख होगा वो एकदम असली की तरह होगा। और उससे भी गंदा पार्ट ये है कि तुमने जो इतने मुश्किल से सारे एक्सपीरियंस कमाए हैं वो भी आधे हो जाएंगे। चाव को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वह बोलता है कि अच्छा ये बात है क्या, ठीक है तो अब मैं चलता हूँ। और फिर वहाँ से जाने लगता है और ज़्यादा ज़्यादा बोलता है कि अब मैं तुम प्रोस के साथ नहीं रह सकता। और भाई प्रो का नाम सुन के भाई पीछे देखो यार, इसका मुँह एकदम लाल हुए जा रहा है, इसको लगता है ये सच में कोई प्रो है। चाव जाने लगता है लेकिन जो लड़की रहती है वो थोड़ी अच्छी रहती है। वह बोलती है कि हमें उसको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था, उसके लिए ऐसे जाना और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन सुअर के मुँह वाला बोलता है कि जाने दो, अगर वो मरना ही चाहता है तो उसे मरने दो, हम उसे क्यों भला रोकने जाए। अब हमको दिखाया जाता है कि चाव जमीन के नीचे से एक खोपड़ी को उठाता है और उठाते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर आ गया। और हमको दिखाया जाता है कि वो एक खोपड़ी से भरे हुए बड़ी गुफा में रहता है। और चाव फिर से बोलता है कि यहाँ पर ये न्यूबी जोन का सबसे बड़ा बॉस रहता है, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर मरने आया हूँ। इसके बाद वह अपने हाथ में के खोपड़ी को फेंक देता है जो कि जाके कहीं पर टकराता है, और वो जहाँ पे टकराता है वहाँ से काफ़ी खतरनाक आँख खुलता है। आँख खुलने के बाद वो चीज़ धीरे धीरे उठने लगता है, और उठने के बाद हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ा और दिखने में काफ़ी खतरनाक सांप होता है, और लग रहा है कि यही यहाँ का बॉस है। चाव उसे देखता है तो वो डरता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और फिर वो चेक करता है अपना स्किल वीकनेस वाला कि आखिर इस सांप का क्या वीकनेस है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जो सांप रहता है इसका नाम है जायंट स्नेक किक, जो कि लेवल 10 का मॉन्स्टर है, और इसका वीकनेस होता है इसके गर्दन के पीछे। फिर वह बोलता है कि वैसे तो मैं लेवल 2 का हूँ और मेरा HP अभी 210 होना चाहिए था, लेकिन एल्फ किंग ब्लड लाइन वाले टैलेंट की वजह से अभी मेरा HP इस सांप वाले बॉस से भी ज़्यादा है। और हमको देखने को मिलता है कि जो सांप का HP रहता है वो 800 रहता है, लेकिन जो हमारा हीरो है उसका HP भाई 1310 रहता है। मतलब यार लेवल 2 पर ही लेवल 10 के बॉस से भी ज़्यादा HP है उसका। इसके बाद चाव अपने तीर धनुष को निकाल कर रेडी हो जाता है और बोलता है कि मेरे HP की वजह से अब मुझे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद जो सांप रहता है वो भी हमला करने के लिए रेडी हो जाता है और चाव के ऊपर हमला कर देता है, जो कि यार पिक्चर में तो देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना दिख रहा है, लेकिन यार अपने चाव को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सांप का स्पीड देखकर चाव हंसने लगता है और बोलता है कि है
इस स्पीड के साथ अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो भूल जाओ, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते। यार आपको पता होगा कि जो अपना चाव है इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो टैलेंट ब्लड लाइन है वो इसका स्पीड दोगुना बढ़ा देता है। फिर वो रास्ते से हट के उसके ऊपर एक तीर मारता है जो कि सिर्फ 29 का ही डैमेज देता है। फिर वह बोलता है कि धत तेरे की, अगर ऐसा चलता रहा तो मेरा डैमेज बहुत ही लो है और मैं इसे इतनी आसानी से नहीं हरा पाऊंगा। तभी वो सांप फिर से चाव के ऊपर अटैक करता है, लेकिन चाव जल्दी से वहां से बच जाता है और बोलता है कि अगर ये इसका स्पीड ऐसा रहा तो ये भी मुझे जल्दी लेकिन नहीं मार पाएगा। और क्योंकि ये काफी धीमे धीमे घूम रहा है और चल रहा है, इसके वजह से मैं धीरे धीरे करके इसको कभी ना कभी मार ही सकता हूँ। और फिर वह उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो सांप रहता है वो भी समझ जाता है और अपने पूंछ से इसके एरो को रोक लेता है। और वह बोलता है कि अरे यार ये तो अब मेरा अटैक को रोकने भी लगा है। लेकिन कोई बात नहीं, एल्फ किंग ब्लड लाइन के वजह से जो मेरा अटैक स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। चलो देखते हैं कि तुम्हारा स्पीड ज़्यादा है या फिर मेरे तीर का स्पीड ज़्यादा है। जिसके बाद वो काफ़ी सारे तीर चलाता है, जिसमें से 2 तीर को तो वो जो सांप रहता है अपने पूंछ से रोक लेता है, लेकिन तीसरा तीर जाकर उसे लग जाता है जिससे उसको 58 का डैमेज होता है। यह देखकर चाव खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ, लग रहा है कि मेरा जो तीर है वो तुम्हारे स्पीड से बस थोड़ा सा ज़्यादा तेज है। और वह खुश हो ही रहा होता है कि उसका खुशी सारा खत्म हो जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि वो जो सांप वाला बॉस रहता है अब वह गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर वो अपना जहर उगलने लगता है, जिसके इफेक्ट की वजह से अब चाव का हर सेकंड 10-10 HP खत्म होते रहेगा। चाव बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ये फिर से शुरू करना पड़ेगा। और ऊपर से ये कुत्ता और भी ज़्यादा ऊपर चढ़ते जा रहा है और हमारे बीच का दूरी और भी ज़्यादा बढ़ाते जा रहा है। हम देखते हैं कि जो सांप रहता है वो उसी गुफा के अंदर और ज़्यादा ऊपर चढ़ जाता है। ये साफ साफ दिख रहा है कि वो ऐसा करके मेरा हिट रेट कम करना चाहता है, ताकि धीरे धीरे करके मैं इसके जहर से मर जाऊं। इसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और बोलता है कि हे, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। जिसके बाद वो अपने तीर को काफ़ी ज़्यादा स्पीड में तान लेता है और तानने के बाद अपनी पूरी पावर से तीर को छोड़ता है और इसका तीर एकदम सीधा जाता है और उस सांप को लगता है। सांप को लगते ही उसको क्रिटिकल हिट लगता है, जिसके वजह से उसका 116 डैमेज पड़ता है और उसके वजह से वो जो सांप रहता है सीधा नीचे गिरता है काफ़ी जोरदार। गिरने के बाद हमको पता चलता है कि जो इसका स्किल रहता है एरो ऑफ लाइफ, जो कि इसका कंफर्म रहता है कि जब भी ये अपना तीसरा तीर मारेगा तो एक क्रिटिकल हिट पड़ेगा, ये उसी वाले स्किल की वजह से हुआ है। फिर चाव काफी गुस्से में बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पसीना आ रहा है ना? अब तुम मेरे ज़्यादा हिट्स को सह भी नहीं सकते, तुम बहुत जल्द मरने वाले हो। इसके बाद हम उस सांप को देखते हैं जिसका सजे हुए पसीने से पूरा मुंह भरा हुआ रहता है और वह काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी रहता है। और फिर हम देखते हैं कि जो सांप वाला मॉन्स्टर रहता है उसके 800 HP में से अब सिर्फ 597 HP बचे हुए रहते हैं और जो चाव रहता है उसका भी हर सेकंड 10-10 HP अभी कम हो रहा है। और चाव बोलता है कि 2 मिनट मेरे लिए बहुत है तुमको मारने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि चाव का खून धीरे धीरे कर काफ़ी ज़्यादा कम होते जाता है और कम होते होते वो फाइनली 999 पे आ जाता है और पॉइजन की वजह से अभी भी कम होते रहता है। फिर जो चाव रहता है ये भी थोड़ा सा मतलब टेंशन में आ जाता है और देखता है कि वो जो सांप है बहुत ज़्यादा अटैक किए जा रहा है। वह सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि ये सांप समझ गया है कि जो मेरा क्रिटिकल हिट का डैमेज है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब वो आंख बंद करके बस मुझ पे अटैक किए जा रहा है ताकि मुझे अटैक करने का चांस ही ना मिले और यह मुझे मार दे। लेकिन अगर इसे सच में ऐसा लगता है तो ये बहुत बड़े गलतफहमी में है, क्योंकि इसका स्पीड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर हम देखते हैं कि चाव काफ़ी स्टाइल में नीचे की तरफ घूम कर एक काफ़ी तेज तीर छोड़ देता है। वह तीर जाकर सीधा उस सांप को लगती है जो कि फिर से क्रिटिकल हिट होता है और इस बार उसका 200 डैमेज देता है और अब सांप का 370 ही HP बचा हुआ है। यह देखकर चाव सोचता है कि इस बार का डैमेज तो काफ़ी ज़्यादा था। क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं उसके पेट पे मारता हूँ तो डैमेज ज़्यादा होगा? भले उसके जो गर्दन के पीछे उसका वीक पॉइंट है वो उसका वीक पॉइंट हो, लेकिन वो काफ़ी मोटी चमड़ी से उसके स्केल से ढके हुए हैं, जिसके वजह से वहाँ पे ज़्यादा डैमेज नहीं हो पा रहा है। ये तो बहुत सही चीज़ है, इसका मतलब कि अब मैं तुम्हें और भी जल्दी मार सकता हूँ। लेकिन तभी चाव थोड़ा देखने लगता है और वह देखता है कि जो सांप रहता है वो हंसने लगता है। और भाई यार सच कह रहा हूँ, ये सांप का हंसी भाई सच में काफ़ी ज़्यादा डरावना दिख रहा है। अब यार सांप हंसने लगता है और हंसने के बाद वह एक अटैक करता है सीधा दीवार के ऊपर। अटैक करने की वजह से वह जो गुफा रहती है वो ढहने लगती है, चारों तरफ की ज़मीन टूटने लगता है। जहाँ पे चाव खड़ा रहता है उसके नीचे के भी ज़मीन टूटने लगते हैं, जिसके वजह से चाव भी थोड़ा घबरा जाता है और वह वहाँ से बच के भागने लगता है और एक अच्छा जगह देखकर वहीं पे वो चला जाता है। और फिर वह बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ मुझे
अटैक करने से रोकना ही नहीं चाहता है, बल्कि ये इस गुफा को भी गिराना चाहता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ धुआं टाइप का आने लगता है, जिसको चाओ देखकर बोलता है क्या ये अब फिर से पॉइजन है। इसके बाद हमको नोटिफिकेशन आता है और पता चलता है कि जो पॉइजन है अब वो और भी ज़्यादा गहरा हो चुका है। इसके वजह से अब उसका जो 10 HP खत्म हो रहा था, उसके जगह पर अब इसका हर सेकंड 20-20 HP खत्म होने लगेगा। धत तेरे की, इसका जहर तो एक के ऊपर एक और अटैक कर रहा है। अब यहाँ पर मेरा हर सेकंड 20-20 HP खत्म होगा। अगर कोई नॉर्मल बिगिनर रहता तो उसके लिए तो ये डेथ सेंटेंस रहता और वो सीधा ही मर जाता। ये पहले तो गुफा को गिरा रहा है और जमीन के नीचे बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना रहा है और मुझे उसके अंदर ट्रैप कर रहा है, और फिर उसके ऊपर से अपना पॉइजन छोड़ रहा है। और ये मेरा फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि मैं अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऊंचा जंप नहीं कर सकता। अगर मैं इसके ऊपर चढ़ना भी शुरू करूं तो फिर धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते अगर मेरे पास अपना दुगुना HP भी रहेगा तो भी मैं पक्का मर जाऊंगा। हा, जैसा कि उम्मीद किया था, आखिर ये बिगिनर एरिया का बॉस है और इसके पास कुछ अपने तरीके ही हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने इन्वेंट्री के अंदर से एक मीट निकालता है, उसे खाना शुरू कर देता है और बोलता है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारे अंदर से आखिर कौन सा आइटम ड्रॉप होगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये मीट एक भेड़िए का है और इसके वजह से अब इसका जो HP है वह 20-20 हर सेकेंड बढ़ता रहेगा। उसके अलावा जो इसका स्पीड है वो भी 10 सेकेंड बढ़ जाएगा और ऐसा 20 सेकंड के लिए चलने वाला है। फिर चाव बोलता है कि भले ही ये मीट मेरा पॉइजन को ठीक ना करे, लेकिन इसके वजह से मेरा जो खून घट रहा है कम से कम वो बंद हो जाएगा। अब जो फाइनल होने वाला है ये इसी 20 सेकंड के अंदर डिसाइड होगा कि आखिर मैं जीतता हूँ या हारता हूँ। और वो रेडी हो जाता है वहाँ से कूद कर निकलने के लिए, जिसके बाद वो काफ़ी स्पीड से वहाँ से जंप लगाता है और वह जिस गड्ढे में गिरा था उससे बहुत ही तेज में बाहर निकल जाता है। और फिर हम उस सांप को देखते हैं जो कि अभी तक जहर उगले ही जा रहा होता है। वह जहर उगलता ही रहता है। तभी चाव नीचे से काफ़ी तेज में कूद के उसके ऊपर आता है और ऊपर आता है काफ़ी स्टाइल में, जिसके बाद वह अपना तीर धनुष तानता है और उसे बोलता है हेलो। इसके बाद हम उस सांप को देखते हैं जिसके फिर से पसीने आने लगते हैं और उसका मुंह देख के ऐसा लग रहा है कि वह सोच रहा होगा कि ये कुत्ता फिर कहाँ से आ गया। और फिर उसके बाद अपना चाव काफ़ी तेज में तीर छोड़ता है जो कि सीधा जाकर उस सांप के आँख में लगता है, जिसकी वजह से वो सांप काफ़ी जोरदार नीचे गिरता है और गिरते ही फिर वो जल्दी जल्दी वहां से अपना दुम दबा के भागना शुरू कर देता है। चाव बोलता है भागने की कोशिश कर रहे हो, जिसके बाद वह फिर से एक और तीर मारता है और वो तीर जाकर फिर से उसके वीक पॉइंट पे ही लगता है, जिसकी वजह से वो जो सांप का स्केल रहता है वह भी टूट जाता है और वो सांप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो बहुत जोर से पीछे देखता है। लेकिन पीछे देखते वो फिर से डर जाता है क्योंकि जो चाव रहता है अपना एक और तीर लेकर रेडी हो जाता है और रेडी होने के बाद अपना एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तीर मार देता है और वह तीर एकदम स्पीड में उड़ता हुआ जाता है और जो उसका पिछला वाला तीर होता है उसी के अंदर जाके वो लगता है और पिछले वाले तीर को चीरते हुए वह तीर जाके उस सांप को लगता है, जिसकी वजह से वो सांप को सीधा 200 का क्रिटिकल हिट का डैमेज लगता है और इसके वजह से वो जो सांप रहता है वहीं पे मर जाता है। सांप को मारने के बाद चाव काफी स्टाइल में जमीन पे लैंड करता है और हम देखते हैं कि बैकग्राउंड में सांप मर जाता है और चाव एकदम स्टाइल में खड़ा हुआ रहता है, जिसके बाद उसको नोटिफिकेशन आती है कि सांप मर गया है, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर जो पॉइजन का इफेक्ट लगा था वो भी अब खत्म हो गया है। और वो कॉन्ग्रेचुलेशंस भी करते हैं चाव को। इसके बाद फिर उसके पास सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस करता है इस सर्वर का सबसे फर्स्ट किल करने का, यानी कि बॉस को सबसे पहले मारने का, जिसकी वजह से जो काफ़ी अच्छे अच्छे रिवार्ड मिलेंगे। उसके अलावा जो इसका लीडर बोर्ड रहता है उसके ऊपर भी इसका नाम आएगा और पूरे सर्वर के अंदर 3 बार इसके ये अच्छे काम को रिपीट किया जाएगा, यानी कि अनाउंस किया जाएगा। और फिर वह चाव से पूछता है कि क्या तुम अपना आईडी हाइड करना चाहोगे या फिर नहीं। चाव बोलता है क्या छुपाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं, मैं पहले ही बहुत ही देर तक छुप चुका हूँ। और फिर वह चिल्ला के बोलता है नहीं, जिसके बाद वो सिस्टम उसको बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद किया जाता है प्लेयर चाव जियू वांग को जिन्होंने सबसे पहले बॉस को मारा है और यह इनका जो अचीवमेंट है ये पूरे सर्वर में अनाउंस किया जाएगा। और हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट पूरे सर्वर में होती है, जिसकी वजह से सर्वर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं सबके पास ये नोटिफिकेशन आता है। वो लोग देखकर बोलने लगते हैं कि यार हमने तो बस अभी अभी खेलना शुरू ही किया है और किसी ने पहले ही बॉस को मार भी दिया। कोई बोलता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा तेज है, दूसरा बोलता है कि तुम धीरे हो, और फिर ये ऐसे ही काफ़ी सारे लोग बात करने लगते हैं। और हम फाइनली देखते हैं इसके बाद पिछले वाले जो नीला बाल वाला और सुअर का मुंह वाला रहते हैं उन सभी को। तो जो नीला बाल वाला रहता है बोलता है कि ये जो भैंस था ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था, ऐसा लग रहा है कि
जरूर कोई बॉस ही होगा। और सुअर की मुंह वाला बोलता है हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि इसको सबसे पहले मारने का रिवार्ड क्या होगा। नीला बाल वाला बोलता है कि जरूर ये कोई एक हाई लेवल का हमें इक्विपमेंट मिलेगा। और वह मन में सोच रहे होते हैं कि हम तो लड़कियों को पटाने में एकदम प्रोफेशनल एकदम माहिर लोग हैं, अब ये जरूर हमारा तारीफ करेगी। लेकिन तभी उनके सामने सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है जिसे वो देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं। और वह सिस्टम के नोटिफिकेशन के अंदर देखते हैं कि जो प्लेयर चाओ जियू वांग है उसने सक्सेसफुली जो जायंट स्नेक किंग है उसको मार दिया है, जिसकी वजह से उसको 1000 रेपुटेशन पॉइंट मिलता है और साथ ही साथ एक सिल्वर चेस्ट बॉक्स में मिलता है। और यह नोटिफिकेशन देखकर वो लोग जोकर बन जाते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं कि आखिर हमसे कोई स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, आखिर ये प्लेयर चाओ जियू वांग है कौन। और फिर इसके बाद हम चाओ को देखते हैं जिसके पास नोटिफिकेशन आती है जो कॉन्ग्रेचुलेशंस करता है इसको बॉस को मारने के लिए, और इसके वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और उसका लेवल 2 से सीधा 7 हो जाता है, जो देखकर चाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि सही बात है, अगर ज़्यादा खतरा लो तो ज़्यादा रिवार्ड्स भी मिलते हैं, यह खतरा लेना एकदम सही था। फिर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि लेवल अप की वजह से तुम्हारे पास अब 30 स्टार्ट पॉइंट है जिसको तुम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। और वह बोलता है कि सारे स्टार्ट पॉइंट को एजिलिटी के अंदर यानी कि उसके स्पीड के अंदर डाल देने के लिए। और इसके बाद हमको दिखाया जाता है उसका स्टेटस विंडो। तो यार अगर आप देखना चाहो तो वीडियो को अभी यहाँ पर पॉज करके पूरा आराम से देख सकते हो। फिर चाओ बोलता है कि असासिन्स और रेंजर्स के लिए जो एजिलिटी रहता है यानी कि जो उसका स्पीड रहता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि सिर्फ एजिलिटी बढ़ाने की वजह से इसका जो अटैक पावर है वो भी बढ़ जाएगा, उसके अलावा जो इसका बचने का स्पीड है वो भी बढ़ जाएगा और तो और मूवमेंट स्पीड रहेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसके वजह से एजिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी के टाइम पे जो मेरा खून है वो एक वॉरियर से भी ज़्यादा है, तुम मुझे एक लगभग टैंक भी कह सकते हो। हाँ, अभी का टाइम का जो मेरा स्टार्ट है वो सच में एकदम परफेक्ट है। चलो अब मैंने अपने सारे एट्रीब्यूट्स तो सही जगह पर लगा दिए, अब टाइम है चेक करने का इस सांप को मारने के बाद मुझे क्या क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलने वाली है। जिसके बाद हम पीछे बैकग्राउंड में देखते हैं काफ़ी सारे लूट रहती है, जिसको वो आकर देखता है तो कुछ बहुत ज़्यादा चमकने लगता है जिसके अंदर से एकदम गोल्डन कलर की लाइट आने लगती है। और फिर हमको बताया जाता है कि इसको ड्रॉप में 10 सिल्वर कॉइन मिले थे, जो कि इसके एबिलिटी की वजह से अब एक लेवल अपग्रेड हो गए हैं और 10 सिल्वर कॉइन से वो 10 गोल्ड कॉइन बन गए हैं। चाओ गोल्ड कॉइन का वैल्यू बताता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो ये गोल्ड कॉइन है बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि ये अभी के टाइम पे बिगनर जोन के अंदर, और वो भी जब गेम अभी अभी शुरू हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई टाइकून है, मतलब जैसे कोई पैसा उड़ाने वाला हो। फिर हम बैकग्राउंड में देखते हैं कि एक लड़की एक आदमी से पूछती है कि तुम्हें क्या मिला है, वह बोलता है सिर्फ एक कॉपर कॉइन ही मिला है। और वहाँ पे एक मोटा रो रहा होता है, बोलता है कि मैंने इतने सारे मॉन्स्टर्स को हंट किया है और अभी तक एक सिल्वर कॉइन इतना भी कोई चीज़ ड्रॉप नहीं हुआ है और अब मैं गेम खेलना नहीं चाहता। जिसके बाद वह रोने लगता है। और सिर्फ गोल्ड कॉइन ही नहीं बल्कि इसके बाद चाओ के हाथ में कुछ और गोल्डन लाइट का चमकने लगता है। वह इसे देखकर बोलता है कि ये क्यों चमक रहा है, क्या इसने सेकंड एवोल्यूशन को ट्रिगर कर दिया है, मतलब इसका आइटम भाई 2 रैंक से बढ़ जाएगा अब। और उसके वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि चलो अब देखते हैं कि अब हमें कौन सा बढ़िया चीज़ मिलने वाला है। और हम देखते हैं कि ये जो आइटम होता है ये क्रिस्टल कॉइन रहता है और हमें इसके बारे में पता चलता है कि ये एक बहुत ही रेयर कॉइन है जो कि अब लगभग एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब ये अब कहीं पे भी नहीं मिलता है। और इस कॉइन के हेल्प से यह किसी भी एनपीसी से यानी कि गेम के अंदर किसी भी कैरेक्टर से कोई भी आइटम को खरीद सकता है, कोई स्पेशल आइटम या फिर ऐसा आइटम जिसे कोई जानता भी नहीं हो, वैसे वैसे आइटम को ये खरीद सकता है। और अगर ये किसी एनपीसी को देता है तो इसका फेवरेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। चाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है क्रिस्टल कॉइन, इसके बारे में मैंने अपने पिछले ज़िंदगी में सुना तो था लेकिन कभी भी इसे देखा नहीं था, लग रहा है कि ये मेरे फ्यूचर में चल के बहुत ज़्यादा ही काम आने वाला है। इसके बाद वह सारे आइटम्स को अपने बैग के अंदर डाल लेता है और फिर अपना बैग के अंदर और भी आइटम्स को चेक करने लगता है। बैग के अंदर हम देखते हैं इसके पास एक स्नेक स्वॉर्ड रहता है जो कि इसने जो सांप को मारा था उसी से ड्रॉप हुआ था और ये एक सिल्वर रंग का आइटम है, यानी कि यार ये काफ़ी अच्छा पावरफुल आइटम है। लेकिन यार बस इसका एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इस स्वॉर्ड को सिर्फ कोई वॉरियर या फिर कोई असासिन ही यूज़ कर सकता है, यानी कि चाओ इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। चाओ उस स्वॉर्ड को देखता है और उतना खुश नहीं रहता। वह बोलता है कि अगर ये कोई धनुष रहता तो मेरे लिए सही रहता, लेकिन ये धनुष नहीं है, इसका मतलब मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन खैर अगर मैं इसे बेच दूँ तब भी मुझे कुछ अच्छा खासा पैसा मिल जाना चाहिए। और इसके बाद वह चेक करता है कि नेक्स्ट आइटम क्या है और नेक्स्ट आइटम को देखकर उसका आँख एकदम
पीला यानी कि एकदम भाई गोल्डन कलर का हो जाता है और वो काफ़ी खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ ये आइटम सही है। हम देखते हैं कि चाओ बात कर रहा होता है इस एजर स्नेक आर्मर के बारे में, और ये भी एक सिल्वर ग्रेड का आर्मर रहता है जो कि यार काफ़ी सही रहता है। इसने जो डिफेंस बढ़ाया है यार, इसका डिफेंस भी काफ़ी सही है, यानी कि डिफेंस, हेल्थ और भी ये काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ बढ़ाता है। उसके अलावा इसके अंदर एक स्पेशल इफेक्ट भी रहता है, यानी कि ये 300 शील्ड पॉइंट भी देगा। यानी कि तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि शील्ड पॉइंट एक तरह से एचपी होता है, यानी कि पहले शील्ड पॉइंट खत्म होगा तब इसको डैमेज पड़ेगा। यह देखकर चाक खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे याद है कि पिछली ज़िंदगी के अंदर ये सिर्फ एक नॉर्मल ग्रेड का ही आर्मर हुआ करता था जो कि सिर्फ थोड़े बहुत एट्रीब्यूट को बढ़ाता था और उतना कुछ ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन मेरे एबिलिटी की वजह से ये अब नॉर्मल से सिल्वर रैंक का हो गया है, जिसकी वजह से इसके अंदर अब स्पेशल साइड इफेक्ट भी आ गए हैं। लेकिन ये इसको यूज़ करने के लिए 10 लेवल क्यों मांग रहा है? इसका मतलब तो यही हुआ कि इस बॉस को मारने के बाद ही मुझे कोई भी ऐसा बड़ा अपग्रेड नहीं मिलने वाला है। इसके बाद चाओ थोड़ा सोच में पड़ जाता है और सोचते सोचते उसको याद आता है कि अरे हाँ, मुझे तो जो रेपुटेशन सिस्टम है उसने एक सिल्वर ट्रेजर चेस्ट भी तो दिया था। जिसके बाद वो अपने उस सिल्वर ट्रेजर चेस्ट को ओपन करता है और वो काफ़ी मस्त तरीके से ओपन हो भी जाता है, और उसके बाद चाओ प्रेयर कर रहा होता है कि इस बार मुझे कोई घटिया चीज़ मत देना जो कि सिर्फ कोई दूसरे क्लास के ही लोग यूज़ कर सकते हो। हम देखते हैं कि उस ट्रेजर चेस्ट के अंदर से एक स्किल निकलता है जिसका नाम होता है 7 स्टार चेन एरो, और ये एक लेजेंडरी स्किल रहता है, मतलब भाई बहुत सही स्किल रहता है। इसके बाद हमें इस स्किल के बारे में पता चलता है जहाँ पे अगर इसको यूज़ करना हो तो उसके लिए 50 मैजिक पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, और ये एक बार में 7 तीर को छोड़ेगा जो कि जो भी इनेमी होगा उसका जो हेल्थ रहेगा उस हेल्थ का 1% डैमेज देगा, और वो भी हर एक एरो, यानी कि 7 एरो 7% डैमेज देगा उसके असली हेल्थ का। और उसके अलावा इसका जो कूल डाउन है वह है 60 सेकेंड का। चाओ इस स्किल को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ये स्किल तो एकदम गॉडली है और वो भी आर्चरस के लिए स्पेशल स्किल है। लेकिन वो बात अलग है कि अगर मैं इसे भी यूज़ करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे फिर से लेवल 10 पे पहले पहुँचना होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो एक बार अगर मैं लेवल 10 पे पहुँच जाऊँ तो उस टाइम पे मेरा डैमेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि अब मुझे जल्दी जल्दी लेवल अप करके लेवल 10 पे पहुँचना होगा। और यह अपने ही ख्याल में खोया हुआ रहता है कि उसे मदद की आवाज़ आती है, कोई इसे मदद के लिए पुकार रहा होता है। तब वह जाकर देखता है कि आखिर कौन है, और देखता है कि वहाँ पे एक औरत रहती है जो कि इसे देखकर बोलती है कि सर क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, यहाँ पर मैं उस बड़े सांप से छुपी हुई हूँ। और हमें पता चलता है कि इस औरत का नाम है लेडी गू। चाओ उसको देखकर तुरंत पहचान जाता है और बोलता है कि ये तो लेडी गू है। ऐसा कहा जाता था कि ये जो लेडी गू है ये सभी प्लेयर्स को हिडन क्वेस्ट देती है, और फिर वह उस लड़की को बताता है कि मैं उस सांप को पहले ही मार चुका हूँ तो अब तुम बाहर आ सकती हो। लेडी गू बोलती है लेकिन मेरे पैर में तो चोट लगी है, क्या आप मुझे यहाँ से उठा कर ले जा सकते हो। फिर हम चाओ को देखते हैं जो कि थोड़ा शर्मा रहा होता है। फिर फाइनली वह उसे उठाकर उस गुफा से बाहर लेकर आता है, और लेडी गू बोलती है कि अगर आप यहाँ पर आज नहीं होते तो मैं तो आज यहाँ पे मर ही जाती। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं ज़रूर आपका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगी। चाओ उसे देखकर बोलता है अगली बार से तुम्हारा क्या मतलब है, और चाओ वहीं पे उसे छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो लेडी को वहीं पे ज़मीन पे नीचे गिरती है काफ़ी जोरदार। और गिरने के बाद वह बोलते हैं कि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे शरीर के, तो क्या तुम चाहते हो। और वह इतना बोलती है कि हम चाओ को देखते जो कि काफ़ी गुस्से में उसके सामने आ जाता है और बोलता है ये सब बंद करो, मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहता। और फिर हम उस लेडी को देखते हैं जो कि बोलती है कि क्या बात है, तुम लग रहा है ये सारी बातें जानते हो। और फिर वह उसके बाद वह एक वेपन को निकालती है और हमें देखने को मिलता है कि यह एक मून ब्लेड नाम का वेपन रहता है जो कि एक डैगर होता है और ब्रोंज रैंक का रहता है, और वो भी भाई असासिन्स के लिए रहता है। जिसको देखकर यार चाओ और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके हाथ पर मारकर उस डैगर को फेंक देता है। इसके बाद वह गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, मुझे हिडन क्लास चाहिए। और फिर वो लेडी को बोलती है कि कौन से हिडन क्लास, तुम कौन सी हिडन क्लास की बात कर रहे हो। और वह फिर से गुस्से में बोलता है ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, अब मुझे एक 14 साल की छोटी लड़की को ढूंढना ही पड़ेगा जिसका सरनेम गू है और वो यहीं पे कहीं पास में ही रहती है। यह सुनकर लेडी को काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें हिडन क्लास का रास्ता खोलने के लिए रेडी हूँ।
उसके बाद चाव बोलता है कि हैं अगर तुम ये पहले ही कर देती तो ये सब नहीं करना पड़ता। इसके बाद लेडी वू खड़ी हो जाती है और खड़ी होने के बाद कोई अपना मैजिक वाला डांस करने लगती है और वो डांस करते करते कुछ करती है, जिसके बाद चाव के पैर के नीचे एक ब्लू कलर का काफी शानदार मैजिक पोर्टल बन जाता है। लेडी वू बोलती है ये हिडन क्लास का ट्रायल है, अगर तुम इसे पास कर लेते हो तो तुम्हें हिडन क्लास मिल जाएगा। चाव काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि ये बुरा नहीं है, शुक्रिया। और लेडी को बोलती है कि मुझे इतना जल्दी भी शुक्रिया अदा मत करो। और तभी चाव के पास एक मैसेज आता है और ये मैसेज देखकर वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। इसके बाद हम उस नोटिफिकेशन को देखते हैं जिसमें उस ट्रायल का नाम होता है शैडो हंटर ट्रायल, और ये सबसे हाईएस्ट डिफ़िकल्टी का ट्रायल होता है और इसको ये सिर्फ एक बार ही कर सकता है। अगर ये एक बार फेल हो जाता है तो ये ज़िंदगी में अपना कभी भी इसको दोबारा मतलब अटैम्प्ट नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से ये घबरा जाता है और बोलता है क्या सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिफ़िकल्टी और ऊपर से मैं इसे सिर्फ एक बार ही ट्राई कर सकता हूँ, यहाँ पर जरूर कोई गलती हुई है। अभी तो मैं सिर्फ लेवल 7 का हूँ, मुझे तो अभी कोई नॉर्मल या फिर बिगिनर लेवल का टेस्ट देना चाहिए, या नहीं हो सकता, मैं तो इसके अंदर जाऊँगा तो पक्का मर जाऊँगा। और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसके स्पेल की वजह से वहाँ पर उसका पैर फंस जाता है और वो वहाँ से निकल नहीं पाता है। इसके बाद हम लेडी गू को देखते हैं जो कि थोड़ा गुस्से और हंस रही होती है और बोलती है कि हाँ यही होता है जब तुम मेरे बेटी के ऊपर अपना प्लान बनाते हो, अब यही तुम्हारा अंत है। और हम देखते हैं कि उस लेडी गू का जो फेवरेबिलिटी होता है वह एकदम कम हो जाता है, पूरा 0 हो जाता है। चाव ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है कि रुको, यहाँ पे तो एक फेवरेबिलिटी वाला इंटरफेस आ गया है, इसका मतलब सही तरीका यह था कि मुझे इसके साथ अपना ये फेवरेबिलिटी बढ़ाकर तब इसके पोर्टल को ओपन करना चाहिए, लेकिन नहीं, अब देर हो चुकी है, अब मैं यहाँ पर पोर्टल खुल चुका है और मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जा सकता। फिर लेडी गू बोलती है अब ये तुम्हारे स्किल पे डिपेंड करता है कि तुम यहाँ से पास कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो। और चाव काफ़ी गुस्से में बोलता है कि अच्छा होगा अगर तुम मुझे हल्के में ना लो, एक बार बस मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँ, उसके बाद मैं आकर सबसे पहले तुम्हारी बेटी को ही ढूंढूंगा। और ऐसा वो करते करते उस पोर्टल के अंदर पूरी तरह से चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक पोर्टल आसमान में खुलता है जिसकी वजह से एक लाइट निकलती है और ये लाइट अपना चाव ही होता है जो कि फाइनली यहाँ पे ज़मीन के अंदर लैंड करता है ट्रायल के अंदर। और यह जमीन असल में नहीं होता बल्कि ये पूरा रेगिस्तान होता है। चाव थोड़ा सा खांसते हुए बोलता है कि यहाँ तो चारों तरफ रेत ही रेत है, ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ। और फिर वो अपने विंडो के अंदर देखता है जहाँ पे उसको पता चलता है कि जो इसका ये शैडो हंटर ट्रायल है ये फाइनली स्टार्ट हो चुका है। और नीचे हमको फिर से पेनल्टी दिखाया जाता है, यानी कि ये सिर्फ इसको एक बार ही अपने लाइफ में यूज़ कर सकता है। और वह बोलता है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, यहाँ पर मैं या तो पास कर सकता हूँ या फिर यहीं पे मर जाऊँगा। तभी नीचे रेत के अंदर से कुछ आवाज़ आती है, वो नीचे ध्यान देके देखता है तो वहाँ से कुछ नुकीली चीज़ दिखती है। वो सोचता है कि ये क्या है, तभी उसके नीचे से कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब यार नुकीले नुकीले पीलर टाइप का निकलने लगता है, जिसे देखकर ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जल्दी से ऊपर कूदता है। इसके ऊपर कूदते ही हम देखते हैं कि नीचे से एक सैंड वर्म निकलता है जो कि यार सच में काफ़ी बड़ा होता है, जिसे देखकर चाव घबरा जाता है और सोचता है कि क्या इस ट्रायल का एनिमी यही है। और इसके बाद वह ऊपर से ही अपने वीकनेस डिटेक्शन वाले स्किल को ऑन कर देता है, जिसके बाद वह पूरा उस अर्थवर्म को सैंड वर्म को स्कैन करता है। और स्कैन करने के बाद उसे पता चलता है कि यह इसका नाम है ग्राउंड सैंडवर्म और यह एक लेवल 5 का एलीट मॉन्स्टर है और इसका वीकनेस इसके मुंह के बीच में है। चाव हवा में ही अपना तीर तान देता है और तानने के बाद सोचता है कि यह जो अर्थवर्म है यह भले ही ज़्यादा हाई लेवल का ना हो, लेकिन इसका जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, मतलब इसकी चमड़ी बहुत मोटी है, इसलिए इसको इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता है। और उसे बोलता है कि ये लो मेरा एरो, जिसके बाद वह अपना एरो काफ़ी तेज में छोड़ देता है और उसका तीर जाकर सीधा उस सैंडवर्म के मुंह में लगता है। इसके बाद वह ज़मीन पर लैंड करता है और सोचता है कि मेरा लक अच्छा है, क्योंकि ये जो सैंडवर्म है एक बार जब सैंड से बाहर आ रहा है तो ये थोड़ा लापरवाह हो रहा है और जिसके फ़ायदा उठाकर मैं इसके मुंह पर मार सकता हूँ और अगर ऐसा चल रहा है तो मैं इसे हरा पाऊंगा। लेकिन तभी वो सैंडवर्म ऊपर जाता है और काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और चिल्लाने के बाद वापस आता है इसके ऊपर अटैक करने के लिए। चाव देखता है तो सोचता है कि है मेरे ऊपर सीधा हमला करने के लिए आ रहे हो, लग रहा है तुम्हारे पास बिल्कुल दिमाग नहीं है। लेकिन वो अर्थवर्म उसके ऊपर अटैक नहीं करता है बल्कि सीधा जाकर सैंड के अंदर घुस जाता है। फिर चाव बोलता है अबे यार इतना भारी इम्पैक्ट, अगर ये मुझे लग जाए तो ये मेरे तो एकदम टुकड़े टुकड़े कर देगा। और फिर हम देखते हैं कि वो जो सैंडवर्म रहता है वो काफ़ी ज़मीन के अंदर चला जाता है। ज़मीन के अंदर जाने के बाद चाव रेडी हो जाता है अपना तीर धनुष लेकर और देखता है तो उसको दिखता है कि सैंड में एक तरफ से आवाज़ आ रही है, लेकिन फिर वो दूसरी तरफ देख रहा है, फिर दूसरी तरफ से भी आवाज़ आती है। उसके बाद वो समझ में नहीं पाता
आता है और बोलता है कि ये जो सैंडवर्म है ये ज़मीन के बहुत ही ज़्यादा अंदर है, जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये किस तरफ है। ऐसा लग रहा है कि ये ज़मीन के अंदर बहुत ही तेज़ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जब बाहर आएगा तो मुझे 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलेगा कि मैं इससे बच सकूं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कभी ना कभी मुझे पक्का नहीं कि मैं इसे हर बार बच पाऊंगा और ये मुझे हरा ही देगा। तो मुझे कोई ऐसा एरिया ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे ये मुझे आसानी से ना पकड़ पाए। मुझे कोई ऐसा पथरीला एरिया ढूंढना पड़ेगा, और फिर वो अगल बगल में देखने लगता है कि आसपास में कोई पथरीला एरिया है कि नहीं। तभी वो बगल में देखता है, वहाँ पर उसे एक टावर टाइप का कुछ दिखता है। वो देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ये तो एकदम परफेक्ट है, और फिर दौड़ के उसकी तरफ जाने लगता है। और जाते जाते जैसे ही वो थोड़ा सा पास जाता है कि वहाँ पे जाते ही नीचे से उसके एक छोटा सा दांत दिखता है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। और तभी वहाँ से एक सैंडवर्म काफ़ी तेज में ऊपर निकलता है। ऊपर निकलते ही जो चाव रहता है जल्दी से वहाँ से बचकर पीछे हटता है और कैसे भी बच जाता है। बचने के बाद बोलता है कि ये कुत्ता फिर से आ गया, अगर हिम्मत है तो मुझसे सामने से फाइट करो। जिसके बाद वो लगातार 2 तीर छोड़ देता है, और वो दोनों तीर जाकर सीधा उस सैंडवर्म के मुंह पर ही लगती है, जिसके वजह से एक तीर से उसको 130 का डैमेज होता है और दूसरे वाले से 260 का डैमेज होता है। चाव बोलता है भले ये बहुत बुरा है, लेकिन जब तक मैं इसके नीचे से आने वाले हमलों से बच सकता हूँ तब तक मैं इसको आराम से मार पाऊंगा। लेकिन तभी वह सैंडवर्म लग रहा है इस बात का बुरा मान जाता है और उसके ऊपर अपना एक स्किल यूज करता है और सैंड को यानी कि बालू को उसके ऊपर थूक के मारता है। यह देखकर चाव बोलता है कि हैं अभी मैं रेडी नहीं हूँ और हवा में हूँ, तो तुम इसका फायदा उठाना चाहते हो। और वह अपने सामने अपना हाथ लगाकर उस बालू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि उसको फिर भी अटैक लग जाती है, जिसकी वजह से उसको 52 का डैमेज होता है। उसके अलावा इसे एक ब्लाइंडिंग का इफेक्ट लग जाता है, जिसकी वजह से अब इसका जो विजन है यानी कि जो इसका देखने का शक्ति है वो 50% घट जाएगा, और जो उसका एक्यूरेसी रेट है वो भी 30% घट जाएगा, और ऐसा 10 सेकंड तक चलेगा। इस इफेक्ट की वजह से चाव उस सैंडवर्म को गाली देने लगता है और बोलता है धत तेरी की, इसका ये जो ब्लाइंडिंग वाला इफेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर वो मुझे अभी अटैक कर देता है तो। और उसके बाद वो आगे नहीं सोचता है, लेकिन तभी सैंडवर्म उसके ऊपर सच में पीछे से अटैक करने के लिए आता है, और वह सोचता है कि मुझे कैसे भी करके उस पिलर के पास जाना ही होगा। और वह तभी थोड़ा सा मतलब सुनता है, उस सैंडवर्म का आवाज़ आ जाता है और थोड़ा सा वो अपना आँख खोल के देखता है, तो उसे सैंडवर्म थोड़ा थोड़ा दिखता है, जिसकी वजह से वह कहीं ना कहीं भागने का सोचता है। और फिर वह शर्त लगाता है, यानी कि वह अब मतलब एक खेल खेलता है कि अब लाइफ या डेथ का, और वह जल्दी से एक डायरेक्शन के अंदर भागने लगता है। लेकिन लकीली वो जिस डायरेक्शन के अंदर भागता है उसी डायरेक्शन में वो पिलर होता है, और वो फाइनली उस पिलर के पास पहुंच जाता है। पिलर के पास पहुंचने के बाद चाव बोलता है कि चलो सही है, मेरा गेस सही था और मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन तभी उसे एक साउंड आती है और बोलता है ये साउंड लग रहा है कि वह फिर से जमीन के अंदर घुस रहा है। दस तेरी की, एक तो वो जमीन के अंदर घुस रहा है, ऊपर से मुझे अंधा भी कर रहा है। ये यार सच में बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है। लेकिन बस दुख की बात ये है कि इसका अटैक पावर भले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन जो इसका वीकनेस है वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि मेरे पिछले वाले 2 तीर से और साथ ही साथ इसने मुझे जो 2 बार मेरे नीचे से अटैक किया है उससे मुझे पता चल चुका है। और तभी हमें देखने को मिलता है कि जो उसका ब्लाइंडिंग वाला इफेक्ट रहता है वो भी खत्म हो जाता है, यानी कि उसका 10 सेकंड खत्म हो चुका है। और फिर वो अपना पूरा बात कंप्लीट करता है कि भले इसका अटैक पावर बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन एक बार अगर तुम इसका पैटर्न अच्छे से समझ जाओ तो तुम इसके साथ एक बंदर की तरह खेल सकते हो। और फिर वो बोलता है कि बहुत अच्छे, मेरा अब ये स्टेटस इफेक्ट हट चुका है, यानी कि उसका ब्लाइंडिंग का इफेक्ट हट चुका है, चलो अब समय है इसके ऊपर हमला करने का। जिसके बाद वह चिल्लाकर बोलता है कीड़े, हिम्मत है तो बाहर निकलो और अपना मौत का सामना करो। और ऐसा लगता है कि सैंडवर्म चाव की बात को अपने दिल पर ले लेता है, जिसकी वजह से वो भी चाव के पैर के नीचे से फिर से निकलता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन चाव देखकर ये घबराता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो और भी हंसने लगता है, और हंसते हुए वहाँ से वो रास्ते से हट जाता है। तभी वो सैंडवर्म जल्दी से उसके पैर के नीचे से निकलता है उस पर हमला करने के लिए, लेकिन सही टाइम पे चाव फिर से पीछे हट जाता है, और हटने के बाद बोलता है कि तुम्हारे पास बस एक ही दिमाग है ना कीड़े। लेकिन इससे पहले कि चाव अपना अटैक करता, वो सैंडवर्म फिर से उसके ऊपर अपना थूक का अटैक कर देता है। लेकिन इस बार जो चाव रहता है वो अपना दिमाग लगाता है और उस पिलर के हेल्प से बच जाता है, और बोलता है कि मैं इसके पहले नहीं बच पाया था, लेकिन इस बार मैं इस पिलर के हेल्प से अपने हवे में ही रास्ते को चेंज कर सकता हूँ, जिसकी वजह से वो बच जाता है और हवे से ही फिर से एक तीर चला देता है, और वह तीर जाकर फिर से उस सैंडवर्म के मुंह पर लगता है, जिसकी वजह से फिर से उसका 260
का HP का माइनस होता है। अटैक करने के बाद चाओ फिर से जमीन पर लैंड करता है और लैंड करने के बाद काफी स्टाइल में बोलता है कि हे ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हारे पास कोई भी अटैक नहीं बचा है मुझे मारने के लिए, तुम्हारे पास बस वही 2 अटैक है ना, अगर ऐसी बात है तो अब तुम मरने वाले हो। और जिसके बाद वो चला जाता है फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए। जाने के बाद वो सीधा उस सैंडवर्म के मुंह के सामने चला जाता है और फिर उसके बाद वहां से वो अपना तीर चलाना शुरू करता है। पहला तीर मारता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ऐसे करके वो काफी सारे तीर को मारता है। और उतने सारे तीरों को मारने के बाद वो फाइनली एक आखिरी अटैक करता है और जैसे ही वो अटैक जाके उस सैंडवर्म को लगता है कि वो सैंडवर्म वहीं पे मर जाता है। सैंडवर्म के मरने के बाद चाओ का एक लेवल बढ़ जाता है और वो लेवल 8 पे चला जाता है। उसके अलावा उसे 10 कॉपर कॉइन मिलते हैं जो कि इवॉल्व होकर 10 सिल्वर कॉइन बन जाते हैं और उसे एक जूते भी मिलते हैं जिनका स्पेशल इफेक्ट रहता है कि वो सैंड वाले इलाके में इसका 10% मूवमेंट स्पीड बढ़ा देंगे। इन सभी आइटम्स को देखकर चाओ बोलता है ये किस प्रकार के कचरे हैं, और फिर वह सैंडवर्म की तरफ देखकर बोलता है कि हे अरे यार तुम देखने में तो इतने बड़े हो लेकिन ये तुम ऐसे कचरे आइटम कहाँ से दे रहे हो। अगर तुम्हारे मरने का ये जो एक्सपीरियंस पॉइंट है ये थोड़ा अच्छा नहीं होता तो मैं तुम्हें मरने के बाद भी अभी और कूदता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चाओ के पीछे जो टावर रहता है उसके अंदर जो सबसे नीचे वाला सिंबल रहता है वो चमकने लगता है और चाओ भी सोचता है कि आखिर ये सिंबल क्यों चमक रहा है। लेकिन जरा रुको, यहाँ पर तो ऐसे 8 सिंबल्स हैं लेकिन इसमें से तो सिर्फ ये जो सबसे नीचे वाला सिंबल है वही चमक रहा है। चाओ समझ जाता है कि यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ है और तभी उसके सामने से बहुत सारे सैंडवर्म्स जमीन से निकलने लगते हैं। फिर वो कहता है धत तेरी की, मुझे लगा ही था। और इसके बाद सभी सैंडवर्म्स इसके सामने आ जाते एक साथ इसके ऊपर हमला करने के लिए। और उसके बाद चाओ सोचता है कि अगर बस यहाँ पर ये ट्रायल की वजह से ना होता तो सच में ये जगह बहुत ही अच्छी है लेवल अप करने के लिए। इसके बाद वो जो टावर रहता है उसके ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद बोलता है कि लेकिन अभी के टाइम पर मैं पक्का है कि नीचे नहीं रह सकता, क्योंकि अगर मैं नीचे एक भी कदम लेता हूँ तो हर डायरेक्शन से 7 बड़े बड़े कीड़े आकर एक साथ मेरे ऊपर हमला कर देंगे। भले ही मैं कितना ही तेज हूँ लेकिन मैं एक बार में उतने सारे कीड़ों से फाइट नहीं कर सकता। ये जो कीड़े हैं ये वहीं पे आ रहे हैं जहाँ पे वाइब्रेशंस हो रही है, तो आखिर मैं वाइब्रेशंस कैसे ला सकता हूँ? क्या मैं सीधा अपना तीर जमीन पे छोड़ दूँ? नहीं, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये जितने भी कीड़े हैं ये सारे एक साथ वहाँ पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से मैं एक जगह जहाँ पे हूँ ये भी बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मैं इनको बारी बारी एक एक करके निकाल कर बारी बारी करके मार पाऊँ। और तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही मस्त आइडिया आता है और वो सोचता है कि समझ गया। इसके बाद वो अपने इन्वेंट्री को खोलता है और उसके अंदर से 8 सिल्वर कॉइन्स बाहर निकाल लेता है। वह सोचता है कि जो कॉपर कॉइन्स है वह बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं इसलिए उससे काम नहीं हो पाएगा, इसलिए वह सिल्वर कॉइन को निकालता है और निकालने के बाद अपने सिल्वर कॉइन्स को वो नीचे ज़मीन पे फेंक देता है। और वह जैसे ही जाकर नीचे ज़मीन पे लगते हैं वैसे ही नीचे से एक सैंडवर्म काफ़ी तेज़ में ज़मीन से बाहर निकलता है वहाँ पे हमला करने के लिए। लेकिन इधर से अपना चाओ अपना तीर धनुष लेकर रेडी रहता है और जैसे ही वो सैंडवर्म बाहर निकलता है सीधे इधर से अपना तीर चलाकर मारता है और वह जाके उसको सीधा लगता है। लेकिन अफसोस वह उसके वीक पॉइंट पे नहीं लगता है, इसलिए बस उसका 35 ही डैमेज होता है। चाओ जब अपना डैमेज देखता है तो सोचता है कि मैं अभी जिस जगह पे हूँ ये जगह तो काफ़ी सुरक्षित है लेकिन ये एंगल अच्छा नहीं है, इसके वजह से मैं उस मॉन्स्टर के वीक पॉइंट पे नहीं हमला कर सकता और उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए हर डैमेज सिर्फ 35 का ही हो रहा है। लेकिन खैर इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे हैं। इसके बाद चाओ उन सैंडवर्म से लगातार 4 घंटे तक फाइट करता है और 4 घंटे तक फाइट करने के बाद फाइनली वो चैन की सांस लेता है, क्योंकि हम उसके सामने देखते हैं सारे सैंडवर्म्स की लाशें पड़ी हुई रहती है, यानी कि चाओ इन सभी को क्लियर कर चुका है और इसके वजह से चाओ का लेवल बढ़ के 10 हो जाता है और इसको काफ़ी सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स, उसके अलावा इसका माना और हेल्थ भी काफ़ी अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। चाओ बोलता है मुझे पता भी नहीं चला कि मैं आखिर लेवल 10 पे कब पहुंच गया और इसकी वजह से मुझे 15 फ्री के एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिल गए हैं। और एट्रीब्यूट पॉइंट से मुझे याद आया और उसके बाद वो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक करता है जहाँ पे इसका हेल्थ सबसे ज़्यादा रहता है, मतलब भाई 2000 से भी ज़्यादा रहता है और जो इसके बाकी के
स्टैट पॉइंट्स रहते हैं वो भी इसके लेवल के हिसाब से काफ़ी अच्छे रहते हैं। लेकिन उसके बाद चाओ कहता है कि मैंने इतने सारे कीड़ों को मार दिया लेकिन फिर भी मुझे कुछ अच्छा लूट क्यों नहीं मिल रहा है, क्या इसका ये कारण है कि मेरा जो लक है वह 0 है। और इसके बाद उसका जितना भी फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट रहता है वो सबको अपने लक में डाल देता है, जिसकी वजह से इसका लक 15 हो जाता है। और लक के साथ साथ जो इसका हिट रेट रहता है वो भी 81 तक हो जाता है। उसके अलावा जो इसका इवेजन रहता है वो भी बढ़कर 16 हो जाता है। इसे देखकर चाओ काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि अब मुझे पता चला कि ये दोनों जो एट्रीब्यूट हैं ये दोनों लक से रिलेटेड हैं। इसके बाद चाओ का पैसिव इवोल्यूशन वाला स्किल भी एक्टिवेट हो जाता है और उसका शील्ड है वो खुद से ही मतलब इवॉल्व हो जाता है। यह देखकर चाओ और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। वह कहता है कि वाह, लक तो सच में बहुत ही ज़्यादा काम का है। और इसके बाद जो उसका आर्टिफैक्ट इवॉल्व होता है उसके अंदर से एक लाइट निकलती है जो जाकर एक सैंड वर्म को लगती है और वो सैंड वर्म में से बहुत तेज लाइट आने लगती है। चाओ उसके बाद इधर से सोच रहा होता है कि मेरे पिछले ज़िंदगी के अंदर मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसकी वजह से मैं ज़्यादा चीज़ों को अपग्रेड नहीं कर पाता था और मेरा जो हेल्थ और अटैक था वो भी इसके कारण बहुत ज़्यादा कम था। इसलिए मुझे जो थोड़े बहुत ही एट्रीब्यूट पॉइंट्स फ्री के मिलते थे उसको मैं अपने हेल्थ और अटैक में ही डालता था, जिसके कारण मैंने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया था। सारी बातें बोलने के बाद चाओ अब उस लाइट पे ध्यान देता है और कहता है पर्पल लाइट, इसका मतलब ये है। और वह बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वह कहता है कि इस लाइट का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई अब लेजेंडरी आइटम अभी अभी ड्रॉप हुआ है। और वह जल्दी से जाकर चेक करता है कि आखिर वहाँ पर क्या है। वहाँ पर एक लेजेंडरी स्किल रहता है जिसका नाम होता है सैंड एस्केप और उसका एबिलिटी ये होता है कि वह सैंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चल सकता है और उसका कोई मायने का कॉस्ट भी नहीं है। ये देखने में तो काफ़ी सही लग रहा है, लेकिन वह किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट को मतलब किसी भी हार्ड जगह से पार नहीं हो सकता है। और ये स्किल को ये सिर्फ मतलब रेगिस्तानी इलाके में जहाँ पे सैंड होती है वहीं पे इस्तेमाल कर सकता है। चाओ इस स्किल को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि क्या ये एक लेजेंडरी स्किल है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ये स्किल ये तो मुझे वो सैंड वाले कीड़े की तरह बना देगा। लेकिन खैर, अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो ये स्किल काफ़ी अच्छा है या फिर ये छुप के हमले करने के लिए भी काम आ सकता है। इसीलिए वो फाइनली डिसाइड करता है इसको मतलब सीख लेने का, जिसके बाद वह 10 सिल्वर कॉइन का इस्तेमाल करता है और फाइनली ये इस सैंड एस्केप वाले स्किल को सीख लेता है। इस स्किल को सीखने के बाद उसको साथ ही साथ याद आ जाता है कि पिछले वाले सिल्वर चेस्ट के अंदर से इसको एक 7 स्टार एरो नाम का भी एक स्किल मिला था, तो वो लगे हाथ इसको भी सीख लेता है, जिसके अंदर जब 20 सिल्वर कॉइन को खर्च करता है। और इसको सीखने के अलावा जो उसके पास एक ब्लू आर्मर था वो भी सिल्वर ग्रेड का, उसको भी साथ साथ वो पहन लेता है। इन सभी चीज़ों के बाद चाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह कहता है कि ये जो बूस्ट है ये सच में बहुत ही ज़्यादा है और अभी के टाइम पे पूरे सर्वर में मेरा लेवल सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद वह थोड़ा सोच में पड़ जाता है क्योंकि सोचता है कि अब क्या, यहाँ पर जितने भी उस टावर के अंदर लिखे हुए थे वो सब के सब में अब बत्ती जलने लगी है। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स थे मैंने उन सभी को मार दिया, साथ ही साथ जितने भी लूट थे मैंने उनको भी उठा लिया है। तो आखिरकार यहाँ पर अब कुछ हो क्यों नहीं रहा? वो इतना बोलता ही है कि उसके नीचे भूकंप आ जाती है। चाओ चिल्लाने लगता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये भूकंप कहाँ से आ गई? और तभी उसके सामने जो टावर रहती है वो पूरा टावर सामने से खुल जाती है और उसके अंदर से बहुत तेज लाइट आने लगती है। उसके बाद वो उस टावर के पास जाता है और देखता है तो वहाँ पर एक सीढ़ी होती है जो कि अंडरग्राउंड में जा रही होती है। उसे देखकर चाओ कहता है कि ऐसा लग रहा है जो असली खजाना है वो इसके अंदर है। बहुत अच्छे, ये एकदम सही टाइम है मेरे नए स्किल और नए इक्विपमेंट को आजमाने का। लेकिन तभी बाहर से आवाज़ आने लगती है और कोई बोलता है बिग ब्रदर। उसकी आवाज़ सुनकर चाओ समझ जाता है कि टोंग उसे बुला रही है। इसके बाद हम टोंग को देखते हैं जो कि गेमिंग पॉड के ऊपर चढ़ी हुई रहती है और कहते हैं कि बिग ब्रदर खाने का टाइम हो गया, जल्दी से बाहर आओ, मैंने तुम्हारा एकदम फेवरेट खाना बनाया है। और इधर से उसके बाद चाओ चिल्लाकर कहता है कि रुको, कहीं तुम गेमिंग पॉड के ऊपर तो नहीं चढ़ी हुई ना, जल्दी से नीचे उतरो वरना तुम्हें चोट भी लग सकती है। और तभी इसके पास एक मैसेज आता है सिस्टम का जो कि बोलता है कोई तुम्हें बुला रहा है, तो क्या तुम गेम से बाहर निकलना चाहोगे? चाओ बोलता है नहीं, क्योंकि अगर मैं अभी गेम से बाहर निकल जाता हूँ तो मैं इस वाले सीक्रेट रेल्म के अंदर फिर नहीं आ सकता। इसके मतलब मुझे ज़िंदगी में कभी भी कोई भी प्रोफेशन नहीं मिल सकता है, मैं बिल्कुल यहाँ से नहीं निकलने वाला हूँ। और इसके बाद वो टोंग को समझा
समझाता है, रुक जाओ अभी मैं गेम खेल रहा हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। उसके बाद टोंग उधर से कहती है कि बिग ब्रदर तुम लगातार अभी 8 घंटे से ये गेम खेले जा रहे हो और ऊपर से अभी तुम्हारा तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। चाओ थोड़ा जोर से बोलता है, अच्छे से रहो और अपने भाई को ज़्यादा परेशान मत करो। यह सुनकर टोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपना मुंह फुला लेती है और वह कहती है कि तुम्हारा फिक्र आखिर किसको है, और वहीं पे वो खाना को जोर से टेबल पर रख देती है और वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते टोंग को चाव की फिक्र हो रही होती है और वह कहती है कि बिग ब्रदर आखिर ये सब कैसे हो गया, आखिर मैं तुम्हें कैसे अच्छा कर सकती हूँ। लेकिन इधर से चाव गेम के अंदर रहता है और गेम के अंदर से ही टोंग को सॉरी बोलता है और कहता है कि टोंग बस तुम थोड़ा इंतजार करो जब तक तुम्हारा भाई स्ट्रांग नहीं हो जाता। फैंटम हंटर मैं आ रहा हूँ। और इसके बाद जो गेट रहती है उसके अंदर से बहुत ही मस्त मस्त लाइट निकलने लगती है, जिसके बाद चाव उस पोर्टल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाता है वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और टेलीपोर्ट होकर वह एक गुफा के अंदर आ जाता है जो कि यार बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है, ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कृपया करके यहाँ पर एकदम सावधान रहना। और इधर से चाव समझ जाता है कि ऐसा लग रहा है यही मेन बॉस का रूम है, और वह इतना सोचता ही है कि उसके पीछे से एक बहुत ही बड़ा चीज़ काफ़ी जो कि खतरनाक दिखता है वो इसके तरफ आ रहा होता है। उसे देखकर चाव कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। और इसके बाद हम देखते हैं वह असल में देखकर डर रहा होता है क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा केकड़ा वाला मॉन्स्टर होता है लाल रंग का, जो कि दिखने में काफ़ी खतरनाक दिख रहा होता है। चाव कहता है कि ये रेगिस्तान के अंदर ऐसा केकड़ा कहाँ से आ गया। इसके बाद हम उस बॉस का इन्फॉर्मेशन देखते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये एक गोल्ड रैंक का बॉस है जिसका नाम है सैंड किंग, और ये एक लेवल 15 का बॉस मॉन्स्टर है। इसके बाद चाव उसको इन्फॉर्मेशन मतलब चेक करता है तो वो बोलता है कि इस बॉस का जो डिफेंस और हेल्थ है ये तो बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद वो अपने स्किल के हेल्प से उसका वीकनेस ढूंढने का कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम बताता है कि इस क्रैब मॉन्स्टर के पास कोई भी वीकनेस नहीं है, जिसे सुनकर चाव चौंक जाता है। वो कहता है क्या इसके पास कोई भी वीकनेस नहीं है। तभी वो केकड़ा चाव के ऊपर हमला कर देता है, और जैसे ही वो हमला करता है कि चाव जल्दी से वहाँ से हट के उसके हमले से बच जाता है। और वह कहता है कि मेरा लक अच्छा है कि ये मॉन्स्टर बड़े वाले साइज वाला मॉन्स्टर है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा तेज नहीं है। और वह खुशी मनाए उससे पहले उसको बहुत जोर का एक झटका लगता है और उसका 100 HP खत्म हो जाता है। और वो फिर बोलता है कि धत तेरी की, भले ही ये स्लो है लेकिन इसका हमला का जो शॉक वेव है उसी से मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मेरे आर्मर के वजह से मुझे 300 शील्ड पॉइंट भी मिले हुए हैं, इसके वजह से मेरा हेल्थ नहीं घटा, वरना ये बहुत ज़्यादा दुखता, ऐसा लगता है कि कोई ट्रक आकर मुझे ठोक दिया हो। इसके बाद वो केकड़े ने जहाँ पे हमला किया था वहाँ से वो अपना पंजा हटाता है तो हम देखते हैं कि उसके नीचे बहुत ही बड़ा एक छेद हो गया रहता है, जिसे देखकर चाव चौंक जाता है और कहता है कि इसका तो इतना ज़्यादा पावर है, इसलिए ये एक गोल्ड लेवल का बॉस है और मैं अगर बस इसके हमले से बचता रहा तो सिर्फ उसी से काम नहीं चलेगा। इसके बाद चाव जहाँ पे रहता है वो वहीं से एक तीर चलाकर उस केकड़े को मारता है, लेकिन वह केकड़े का सिर्फ एक ही हेल्थ का डैमेज होता है, जिसे देखकर चाव बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वह कहता है कि सिर्फ एक ही पॉइंट का हमला, क्या इसका मतलब ये है कि जो डिफेंस है अगर वो अटैक से बहुत ही ज़्यादा हो तो जो हमला है वो ऑटोमेटिक घटकर 1 पॉइंट का हो जाता है। तभी वो केकड़ा एक बार फिर से चाव के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन चाव दौड़ के वहाँ से भागता है और कहता है कि मैं बस इधर उधर कूद के इसके हमले से नहीं बच सकता, मुझे अपना स्पीड का फ़ायदा उठाकर जल्दी से भागना होगा, वरना मुझे इसके शॉक वेव से ही मैं मर जाऊँगा। और तभी वो केकड़ा वाला मॉन्स्टर उसके ऊपर और ज़्यादा हमला करते जाता है और चाव उसके बाद काफ़ी घबराने लगता है और कहता है धत तेरी की, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इससे बचने का मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। वह केकड़ा एक बार फिर से बहुत ही जोरदार हमला करता है चाव पे, और हमला करने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बार फिर से गड्ढा हो गया है, लेकिन वहाँ पर चाव होता ही नहीं है, जिसे देखकर केकड़ा उसे ढूंढने लगता है कि वो कहाँ पे है। और हम चाव को देखते हैं जो कि उसी केकड़े के हाथ के ऊपर लटका हुआ रहता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा करीब था। लेकिन तभी वो केकड़ा समझ जाता है कि चाव कहाँ पे है और वह जोर जोर से अपना हाथ हिलाने लगता है, और हिलाने के बाद चाव को वो ऊपर की तरफ फेंक देता है। ऊपर से ही चाव कहता है तुम कमीने कहीं के, और नीचे से जो केकड़ा रहता है वो अपना मुंह खोल
लेकर रेडी रहता है चाव को खाने के लिए। और उसके बाद ऊपर से ही चाव बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद वह अपना तीर धनुष निकाल कर रेडी हो जाता है और वह अपना एक स्किल का इस्तेमाल करता है 7 स्टार एरो वाला, जिसके बाद वह लगातार 7 एरो को चलाकर मारता है उस केकड़े को और वो हमला जाकर उस केकड़े को लगता है और इस बार का डैमेज काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद चाव जमीन पर लैंड करता है और बताता है कि ये जो 7 स्टार लिंक्ड एरो वाला स्किल है ये दुश्मन का जो भी हेल्थ पॉइंट रहता है उसका 1% हर एरो उसका HP ख़त्म करता है, जिसके वजह से ये बहुत ही अच्छा खासा हेल्थ उसका ले लेता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि तुम्हारा हेल्थ जितना ही ज़्यादा हो ये वाला स्किल उतना ही ज़्यादा दर्द करता है। वह केकड़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बहुत ही तेज़ से वो अपना हमला करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से जो चाव रहता है उससे बच के भागने लगता है, लेकिन फिर भी उसका सारा शील्ड पॉइंट ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद उसका हेल्थ भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और चाव बोलता है कि धत तेरी की, ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा दिला दिया है। और इसके बाद चाव भी और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कुत्ते कहीं के, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा अभी तक मन नहीं भरा है। इसके बाद वह काफ़ी तेज में उस केकड़े के ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद हम उसका हेल्थ देखते हैं। चाव का हेल्थ भी थोड़ा कम हो चुका है और उसके बाद चाव अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देता और अपना 7 स्टार एरो वाला स्किल फिर से उसी के सर के ऊपर मारता है, लेकिन वहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है। यह देखकर वह थोड़ा देर के लिए शांत हो जाता है और तब उसे याद आता है कि उसका माना तो बहुत ही ज़्यादा लो है अभी के टाइम पे। चाव कहता है ये जो 7 स्टार एरो है ये स्किल भले ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मेरा माना उतना नहीं है कि मैं एक बार में ही इसे 2 बार इस्तेमाल कर पाऊँ। और अभी के टाइम पे मुझे जो 2 माना मिले हैं ये मेरे ऑटो रिकवरी की वजह से है। मेरा जो मेंटल मतलब स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से मैं हर मिनट में 5 माना को ऑटोमेटिक रिकवर कर सकता हूँ। इसका मतलब मुझे अगर दोबारा इस पे हमला करना है तो उसके लिए मुझे 4 मिनट और इंतज़ार करना होगा, लेकिन वह केकड़ा इसको टाइम नहीं देता और सीधा वह ऊपर कूद जाता है। और तब चाव सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर कूद के मुझे छत से टकरवाना चाहता है ताकि मैं इसके सर से उतर जाऊं। इसके बाद चाव उसके सर से नीचे उतर जाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए बहुत बुरा है, क्योंकि अगर तुम मुझे ऊपर टकराना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें अपना स्पीड 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। लेकिन तभी वह नीचे से कुछ नोटिस करता है और वह देख लेता है कि आखिर उस केकड़े का वीकनेस कहाँ पे है। फिर चाव कहता है कि ये क्या चल रहा है, आखिर इसका वीकनेस कहाँ से आ गया। और वह थोड़ा अपना स्किल को इस्तेमाल करके और ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि उस केकड़े का जो वीकनेस है वह उसके नीचे वाले पेट पर है। इसलिए मैं इसका वीकनेस पहले नहीं ढूंढ पाया क्योंकि ये इसके नीचे छुपा हुआ था। केकड़े, क्या तुम इसलिए इतने ऊपर कूदे ताकि मैं तुम्हारे वीकनेस पे हमला कर पाऊँ? सच में तुम्हारा जवाब नहीं। लेकिन इससे पहले कि चाव उसके वीकनेस पे हमला करता, ऊपर से जो केकड़ा रहता अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल कर देता है, जिसके वजह से अब हर सेकंड चाव का 100 खून खत्म होगा। उसके अलावा वो अभी हिल भी नहीं पाएगा अपने जगह से और उसको 60 सेकंड के लिए ब्लाइंडनेस भी लग जाएगा। चाव जब इस मैसेज को पढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। मतलब भाई चौंकना भी चाहिए, आखिर ये इतना पावरफुल स्किल आया कहाँ से। इसके बाद वो केकड़ा अपना स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे कि 2 भवंडर चाव के दोनों तरफ बन जाते हैं और उसी में चाव फंस जाता है, जिसके वजह से वह उसके स्किल में फंसने के बाद बहुत ज़्यादा डैमेज उसका होना शुरू हो जाता है। यानी कि हर सेकंड इसका 100 डैमेज शुरू हो जाता है, इसको ब्लाइंडनेस भी लग जाती है और वो हिल भी नहीं पाता है, जिसके वजह से वह उस केकड़े को और इसके स्किल को दोनों को अंदर से ही गाली देना शुरू कर देता है। वह कहता है कि अगर इसका स्किल ज़्यादा डैमेज देता तो वो बात अलग थी, लेकिन ऊपर से ये इतने ज़्यादा टाइम तक भी चलने वाला है। अगर ये लगातार ऐसे ही होता रहा तो टोटल ये 6000 का डैमेज देगा। और वह चिल्ला के बोलता है कि तुम एक चीटर हो। चाव समझ में नहीं पाता है कि आखिर वह क्या करे, इसके अंदर से कैसे निकले। तो वो ज़्यादा सोचता नहीं है, बल्कि उसके अंदर से वो अपना भी हमला करता है, जिसका हमला जाकर सीधा उस केकड़े के वीक पॉइंट पर ही लगता है, जिसके वजह से उस केकड़े को 260 का डैमेज पड़ता है। लेकिन वह केकड़ा इसके वजह से और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह अपने स्किल का पावर और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से चाव को और भी ज़्यादा डैमेज लगना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम कुछ मिनट बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पे वो केकड़ा वाला मॉन्स्टर अभी भी ऊपर से नीचे देख रहा होता है, लेकिन वह थोड़ा सोचने लगता है कि आखिर चाव गया कहाँ। लेकिन तभी हम जमीन के अंदर से कुछ हिलता हुआ देखते हैं और उसके अंदर से अपना चाव काफ़ी तेजी में बाहर निकलता है और निकलने के बाद अपना तीर चलाकर फिर से मारता है उस
केकड़े के वीक पॉइंट पे और कहता है कि क्या हुआ, चौंक गए। और उसके बाद उसका तीर जाके उस केकड़े के वीक पॉइंट पे लगता है और फिर से उसको 130 का डैमेज देता है। तीर खाने के बाद वो केकड़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में एक बार फिर से वो अपने स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करता है। लेकिन चाओ कहता है कि फिर से है, लेकिन इस बार मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। जिसके बाद वो अपना सैंड एस्केप वाले स्किल का इस्तेमाल करता है और उसका इस्तेमाल करके वह बालू के अंदर घुस जाता है। फिर वह सोचता है कि अच्छा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा समझदार हूँ और ये जो स्किल है ये भी कोई मजाक नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर होने वाले हमलों से मुझे बचा सकता है। जिसके बाद वह एक बार फिर से बालू के अंदर से निकल के अपना तीर चलाकर उस केकड़े के वीक पॉइंट पे मारता है और हम उसका केकड़े का मतलब हेल्थ देखते हैं, जो कि अभी काफ़ी अच्छा खासा घटा चुका रहता है चाओ। लेकिन इसके बाद वह केकड़ा है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाता है कि आखिर वो अब करे तो करे क्या, क्योंकि जो उसका मेन स्किल है वो भी अब काम नहीं कर रहा है। इसके बाद वो केकड़ा छत को छोड़कर वापस नीचे ज़मीन पर आ जाता है और ज़मीन पे आने के बाद चाओ से कहता है कि क्या हुआ, ऊपर मज़ा नहीं आ रहा है क्या, नीचे क्यों आ गए तुम। और फिर वह केकड़ा गुस्से में आकर चाओ के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन चाओ भी जल्दी से जाकर वापस से बालू के अंदर घुस जाता है और घुसने के बाद वह साइड से निकल कर कहता है हेलो और उस केकड़े को चिढ़ाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वह केकड़ा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो कहीं कहीं पे हमला करना शुरू कर देता है। फिर चाओ बताता है कि ये स्किल का सबसे बढ़िया बात यह है कि इसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे माना का भी ज़रूरत नहीं है और ऊपर से इसके अंदर कोई कूल डाउन टाइम भी नहीं है। ये सच में एक लेजेंडरी स्किल है। और फिर इसके बाद वह मतलब बालू के अंदर से कहीं कहीं से निकलता है और लगातार उस केकड़े के ऊपर हमला करते रहता है, लेकिन अफसोस अब वो उस केकड़े के वीक पॉइंट पे नहीं मार पाता है, जिसकी वजह से इसका हमला सिर्फ 1 पॉइंट का ही डैमेज दे पाता है। चाओ हंसते हुए कहता है कि भले ही ये जो हमले हैं ज़्यादा डैमेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये गुस्सा दिलाने वाला काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। और हम उस केकड़े को देखते हैं जो कि चिल्लाकर बोलता है कमीने कहीं के। चाओ कहता है कि क्या ये केकड़ा बोल भी सकता है। खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब 3 घंटे का टाइम बीत जाता है और 3 घंटे के बाद हम चाओ को देखते हैं जो कि लड़ते लड़ते अब थक चुका होता है और उसका जो हेल्थ है वो भी अब 700 और कुछ ही बचा हुआ रहता है। वह कहता है कि सच में ये जो लड़ाई है बहुत ही लंबा चल गया। अब हम चाओ के माना को देखते हैं जो कि 50 पॉइंट का हो जाता है, यानी कि वो अब अपना 7 स्टार एरो वाला स्किल को इस्तेमाल कर सकता है। और चाओ कहता है कि ऐसा लग रहा है कि अब टाइम आ गया ये सारे चीज़ को ख़त्म करने का। और वह उस केकड़े को बोलता है कि हे केकड़े, अगर तुम अब यहाँ से नहीं हिलोगे तो मैं अब तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला हूँ। अब हम उस केकड़े को देखते हैं जो कि कहता है कि नहीं बस हो गया, अब मैं हार मानता हूँ। यह देखकर चाओ थोड़ा चौंक जाता है, कहता है कि हाँ ये क्या चल रहा है भाई। अब हम उस केकड़े को देखते हैं जो कि रो रहा होता है और रोते रोते कहता है कि ये धीरे धीरे जो तुम मुझे मार रहे हो ये केकड़े के लिए सच में बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। अब मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, बस जल्दी से मुझे अब ख़त्म करो। इधर से चाओ उसको देखता है तो उसको भी थोड़ा बुरा लगने लगता है और वह कहता है कि हाँ मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं भी तुम्हें जल्दी तो मारना चाहता हूँ लेकिन तुम्हारा डिफेंस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद चाओ अपने 7 स्टार एरो वाले स्किल का इस्तेमाल करता है जो कि सीधा जाकर उस केकड़े के वीक पॉइंट पे ही लगता है और उस केकड़े का फाइनली हेल्थ पूरा ख़त्म हो गया, 0 हो जाता है और वो केकड़ा वहीं पे मर जाता है। इसके बाद सिस्टम का भी मैसेज आता है जहाँ पे वो बताता है कि तुमने ये सैंड किंग वाले बॉस मॉन्स्टर को मार दिया है और क्योंकि इस सैंड किंग वाले मॉन्स्टर का लेवल तुमसे बहुत ज़्यादा हाई है, इसके वजह से तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वह 1.5 गुना हो जाएगा और इसके वजह से चाओ का जो लेवल है वह एक बार में 3 बढ़ जाता है। चाओ उस मैसेज को देखकर कहता है कि इसके बाद अगर मुझे लेवल बढ़ाना होगा तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन तेरा लेवल 1 दिन में ही बढ़ाना, सिर्फ मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो आज तक ये कर पाया होऊंगा। इसके बाद सिस्टम का मैसेज आता है, वह बताता है कि तुम अपने क्लास को अब चेंज कर सकते हो एक हिडन क्लास के अंदर जो कि है फैंटम हंटर का। तो क्या तुम अपने क्लास को चेंज करना चाहते हो। इधर से चाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि जल्दी से चेंज करो, आखिरकार मैंने इतनी सारी मेहनत इसी के लिए तो की है। वह जैसे ही यस पे क्लिक करता है कि उसका एल्फ वाला ब्लड लाइन ऑन हो जाता है और उसके बाद जो उसका ब्लड लाइन रहता है वह उसके ऊपर मतलब कुछ ब्लैक ब्लैक होने लगता है और फिर उसका सारा कपड़ा
थोड़ा चेंज होकर ब्लैक हो जाता है और वो थोड़ा ब्लैक कलर का और काफ़ी कूल दिखने लगता है। जिसके बाद इसको मैसेज आती है कि तुमने अपने क्लास को सक्सेसफुली चेंज कर लिया है। इसके वजह से उसका हेल्थ पॉइंट, माना पॉइंट दोनों 2-200 बढ़ जाते हैं। उसका जो अटैक पावर रहता है वो भी 20 बढ़ जाता है और उसके अलावा सारे एट्रीब्यूट्स भी 5 से बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस मानवा को अभी तक देख रहे हो और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो जल्दी से कमेंट में जाकर इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो चलो यार, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।